नमस्कार। अ, मेरा नाम मिहिर पंड्या है और नई धारा संवाद के इस नए अंक में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। अ, आप पिछले कई एपिसोड से देख रहे हैं, हम हिंदी के सम्मानित कथाकारों को, कवियों को, लेखकों को आपके बीच लेकर आते हैं और हमारे पाठकों से उनको रूबरू मिलने का हमारे पाठकों को उनसे रूबरू मिलने का एक मौका देते हैं। आज हमारे साथ हिंदी की बहुत ही सम्मानित कथाकार, उपन्यासकार, लेखक और मैं कहूँगा एक जन बुद्धिजीवी मृदुला गर्ग हमारे साथ मौजूद हैं। मैं अपने आप को बहुत सम्मानित महसूस करता हूँ कि मुझे उनसे बात करने का मौका मिल रहा है। मृदुला जी का लेखकीय जीवन तकरीबन 50 साल की अवधि में फैला हुआ है। 70 के दशक से उन्होंने साहित्य लिखना शुरू किया और इन 50 सालों में उनके कई चर्चित उपन्यास, तकरीबन 90 से ज़्यादा कहानियाँ और अन्य कई विधाओं की रचनाएँ, जिनमें नाटक भी शामिल हैं, जिनमें निबंध संग्रह भी शामिल हैं, जिनमें व्यंग भी शामिल हैं। गद्य की अलग-अलग विधाओं में उन्होंने लेखनी की। उनके कुछ चर्चित उपन्यासों के नाम मैं यहाँ आपके सामने लेना चाहूँगा, हालाँकि हमारे पाठक उनसे पहले से परिचित हैं। चित्तकोबरा जैसा उपन्यास है, अनित्य जैसा उपन्यास है, कठगुलाब उनका बहुत चर्चित उपन्यास है, उसके हिस्से की धूप जो उनके सबसे शुरुआती उपन्यासों में से सबसे शुरुआती उपन्यास है। उनका बहुत ही दिलचस्प पुस्तक अभी इसी साल आई है, वो अभी भी लगातार लेखनी कर रही हैं, जिसका नाम है वे नायाब औरतें, और जो एक ऐसी विधा है जो कि विधाओं के बीच भी तोड़-फोड़ कर रही है और एक नई तरह की ज़मीन तोड़ रही है। तो मैं आप सबके साथ मिलके स्वागत करना चाहूँगा मृदुला गर्ग का नई धारा संवाद के इस मंच पर। नमस्ते मृदुला जी। नमस्ते। हम हमारे सभी पाठकों की ओर से, श्रोताओं की ओर से मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा और शुक्रिया। ये जी। मैं आपके लेखन से गुज़र रहा था और पहले भी मेरा ख़्याल है मैं कॉलेज में था जब मैंने सबसे पहले आपका कठगुलाब लाइब्रेरी से पढ़ने के लिए निकाला था और उसका असर मेरे मेरे मस्तिष्क पे आज से 20 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, काफ़ी गहरा रहा। और इधर आपसे बात करने के पहले मैं आपकी कई रचनाओं से दोबारा गुज़रता रहा। आपकी 80 के दशक में लिखी हुई रचनाएँ, मेरे ख्याल से 79-80 के आसपास जो उपन्यास आए वहाँ से लेकर और बिल्कुल नई रचना जो वे नायाब औरतें हैं, आपकी कहानियाँ। मुझे लगा आपका परिचय कैसे देना चाहिए और मुझे ये सोचते हुए लगा कि आपका शायद सबसे अच्छा परिचय ये हो सकता है कि आप किसी भी बंधन में, किसी भी किस्म के दायरे में कैद नहीं हुई कभी भी। वो एक शब्द है आज़ादी, जो मेरा ख्याल है आपने भी एक जगह कहा था कि मेरा सबसे प्रिय शब्द है। वो किसी वाद के अंदर कैद ना होना भी है, वो किसी इज़्म के अंदर कैद ना होना भी है, वो किसी विधा के अंदर कैद ना होना भी है, वो किसी तरह की लेखन शैली के अंदर कैद ना होना भी है। तो एक लेखक के नज़रिए से अगर मैं आपसे यहीं से बात शुरू करना चाहूँ कि एक लेखक के लिए इस आज़ादी शब्द का क्या मतलब होता है? आपके लिए एक लेखक के तौर पे, आपके जीवन में भी और आपके लेखन में भी आज़ादी के क्या मायने रहे? मेरे ख्याल से जिस संदर्भ में आप बात कर रहे हैं, वहाँ जब आज़ादी का प्रयोग हुआ था, तो वो देश के संबंध में था, देश जी, के संदर्भ में था। मगर आज़ादी सिर्फ़ देश की आज़ादी से ताल्लुक़ नहीं रखती थी। मेरे मन में बचपन से मैं मानती हूँ कि आज़ादी वैचारिक होती है। वैचारिक आज़ादी सबसे पहले चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लेखन में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अन्य कलाओं में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वो तभी आ सकती है जब पहले वैचारिकी की स्वतंत्रता हो। और कोई लेखक लिख ही नहीं सकता अगर वो विचार से आज़ाद ना हो। मैं मानती हूँ कि कोई किसी वाद से बंध कर अगर आप लिखते हैं, तो वो दोयम दर्जे का लेखन होता है। क्योंकि जी, पहले ही वो आप अपने को सीमित कर देते हैं और लेखन असीमित एक यात्रा होती है, वो सीमाओं में बंधी भी नहीं होती। तो आज़ादी का मतलब जो है, वो आजकल तो खैर दुर्भाग्य से आज़ादी का मतलब देह की आज़ादी ज़्यादा लोग बात करने लगे हैं उसके बारे में। और अब क्योंकि जब उस पर संकट आता है, तो अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करने लगते हैं। मगर लेखन में तो लेखन का पहला
जो सिद्धांत है, पहली जो ज़रूरत है, वही आज़ादी है। अगर आप आज़ाद नहीं हैं, अगर आप ज़रा-सा भी डरे हुए हैं कि ये करने से या ये कहने से या लिखने से लोग मुझे अ, गलत समझेंगे या मेरे बारे में कोई भी राय बनाएँगे, जो मैं जिससे सहमत नहीं हूँ। जैसे ही आप लोगों की असहमति की परवाह करने लगते हैं, आप आज़ाद नहीं रहते। इसलिए जब आप लेखन करते हैं, तो सिर्फ़ आपका जो दायित्व होता है, वो लेखन के प्रति होता है। जो आप लिख रहे होते हैं, उसके प्रति होता है। पाठकों के प्रति भी दायित्व बनता नहीं है। जब लिख चुके होते हैं, तब आपको याद आते है कि ये पढ़ेंगे, पाठक पढ़ेंगे और तब आप उम्मीद करते हैं कि वो इतने जागरूक पाठक होंगे, इतने आज़ाद ख़याल पाठक होंगे कि वो आपको एक स्वतंत्र लेखक की तरह पढ़ पाएँगे। इतनी एक अपेक्षा ज़रूर मन में रहती है। उसके अलावा कुछ नहीं रहती। जी। पूरी आज़ादी अ, से आपने जो बात कही मैं उसी पे सोच रहा था। देश की आज़ादी के संदर्भ में अगर इस बिंदु को लेकर जाएँ, अ, मेरा ख़्याल है आप हिंदी के हमारे बीच मौजूद उन चुनिंदा लेखकों में से हैं जिन्होंने आज़ादी का वो क्षण भी देखा है। और जी, आप जब लिखना शुरू कर रही थी, अगर मैं ठीक समझ पा रहा हूँ, याद कर पा रहा हूँ, तो ये 60 के दशक का आखिरी हिस्सा था, 70 के दशक की शुरुआत थी या 70 मिड 70 के दशक की 70 के, 70 के हाँ, दशक की कि शुरुआत की। हाँ, 1972 में मेरी पहली कहानी सारी कहानी छपी थी, जी। अ, 1972 में। तो अगर आपके लेखन से भी जोड़ के और उस समय से भी जोड़ के देखें, जो आज़ादी के मूल्य थे और जिन चीज़ों को लेकर आज़ादी मिली, एक तो आज़ादी का अपना जो पूरा घटनाक्रम है, वही बँटवारे के साथ में आया, तो वो मोहभंग एक तो वहीं से जुड़ा हुआ है। और आपके भी उपन्यासों में ख़ास तौर पे मैं यहाँ पे चितकोबरा का भी नाम लेना चाहूँगा और अनित्य का भी नाम लेना चाहूँगा। उसमें राजनीति एक पृष्ठभूमि के तौर पे भी मौजूद है और आप स्वाधीनता आंदोलन की जो बहसें हैं, खासतौर पे अनित्य में जिस तरह से वो आ रही है, चितकोबरा के भी एक हिस्से में वो डिबेट आती है, आप उनको लेकर आती हैं। आपने अभी कहा जवाब में कि अब तो वो आज़ादी का मतलब देह की आज़ादी में सीमित कर दिया गया है। जी, मैं बिल्कुल, मुझे लगता है कि कहीं वो देह की आज़ादी में जो सीमित कर दिया गया है, उससे बाहर निकलने के लिए ये भी ज़रूरी है कि हम उसकी उस राजनीतिक पृष्ठभूमि को भी देखें, उस वैचारिकी को भी देखें, जो आपकी रचनाओं में उभर के आ रही है, शायद जिस पे जितनी बात होनी चाहिए थी, नहीं हुई है। तो आज़ादी के मूल्य क्या, आप जिस समय लिख रही थी 70 के दशक में, क्या वो बिखरते लग रहे थे? क्या वो एक अकेलापन और वो जो एक नैतिकता का ह्रास दिखाई देता है, कहीं उसमें वो एक वैचारिक धरातल भी है उसके पीछे? देखिए जब आज़ादी की लड़ाई हो रही थी, तब तो सिर्फ़ एक लक्ष्य था, आज़ादी जी। पाना। और क्योंकि हम गांधी जी के नेतृत्व में चल रहे थे, मतलब हम चाहे अहिंसा में विश्वास करते थे या नहीं करते थे, वो अलग हुँ, मुद्दा है। मगर चूँकि गांधी जी करते थे और चूँकि हमने उनको अपना नेता स्वीकार किया था, एक बड़े प्रतिशत लोगों ने, जनता ने उन्हीं को नेता स्वीकार किया था और उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। उस समय तो एक ही लक्ष्य था, आज़ादी पाना एक विदेशी हुकूमत से और अहिंसा के माध्यम से पाना, अहिंसात्मक तरीके से पाना। उसके अलावा जो बाकी मूल्य थे, उस समय गौण थे कि आज़ादी मिलने के बाद हम क्या करेंगे, उसके बारे में कोई ख़ास बात नहीं दिमाग में उभरती थी। मेरे पिताजी ने भी आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लिया था और वो एक बड़ी मज़ेदार बात कहते थे। वो हुँ, कहते थे कि हम जो लोग हैं, हमको आज़ादी जब मिल जाएगी, तो हमें जेल में ही रहने दें। अच्छी ए क्लास जेल में रखें और कागज़, कलम हमें दे दें। हम अच्छी-अच्छी बातें लिखेंगे, अच्छी किताबें लिखेंगे, अच्छे विचार देंगे, अच्छे दार्शनिक विचार देंगे, इतिहास का अवलोकन करेंगे और उसकी विवेचना, व्याख्या करेंगे।
मगर हम देश नहीं चला पाएंगे। देश का शासन अलग चीज है और आजादी के लिए संघर्ष अलग चीज है। तो आजादी मिलने के बाद, आजादी मिल गई बस, मगर उसके बाद हमारे पास कोई खास खाका नहीं था कि हम क्या करेंगे। जब आजादी मिली, ये तो खैर एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात थी कि उसके साथ ही विभाजन हुआ। दुर्भाग्यपूर्ण तो नहीं कहना चाहिए, वो ब्रिटिशर्स की एक बहुत सोची विचारी चाल थी। डिवाइड एंड रूल अब शुरू से ही पालन कर रहे थे और विभाजन भी इतनी हास्यात्मक तरीके से हुआ। क्या आप किसी देश को महज एक लाइन खींचकर बांट सकते हैं बिना ये देखे कि कौन सा हिस्सा किस तरफ जा रहा है? आपने एक मैकमोहन लाइन खींच दी, उसके एक तरफ का हिस्सा हिंदुस्तान और दूसरी तरफ का हिस्सा पाकिस्तान। उसके पीछे कोई तर्क, सोच विचार कुछ नहीं था और हमने उसे स्वीकार कर लिया। जहां तक विभाजन के समय हुई हिंसा का सवाल है, मैं समझती हूँ कि उसने साबित कर दिया कि जो हम अहिंसात्मक आंदोलन कर रहे थे, वो सिर्फ हम गांधी जी को मान रहे थे, अहिंसा को नहीं मान रहे थे। अहिंसा को हमने जज्ब नहीं किया था अपने भीतर, अहिंसात्मक हम नहीं हुए थे। ये हमारी गांधी जी पर श्रद्धा थी कि नोआखली में गांधी जी अकेले दंगों पर काबू पाने में सफल हुए, कलकत्ते में सफल हुए, अकेले अकेले दम। लोगों की श्रद्धा गांधी जी में थी, अहिंसा में नहीं थी। अगर अहिंसा में रही होती तो कोई कारण नहीं था कि इस तरह के दंगे होते। तो उसके बाद जो कुछ हुआ, जो पंचशील की अवधारणा बनी, मिली आर्थिक व्यवस्था हुई और शुरू के दिनों में विदेश में अपनी छवि सुधारने का और विदेशी नेताओं से, देशों से ताल्लुकात बढ़ाने पर बहुत गुटनिरपेक्ष आंदोलन का दौर काम हुआ। मैं तो मेरी उम्र 9 साल की थी जब हमें आज़ादी मिली और मैं उन बहुत कम जीवित लोगों में से हूँ जो गांधी जी की प्रार्थना सभा में जाते रहे थे। उनके प्रवचन मैंने सुने थे। 30 जनवरी को तो मैं वहां नहीं थी, मगर 20 जनवरी को थी जब वो बम फूटा था। जब बम फूटा उनके पीछे जी। जब बम फूटा था। और हालांकि कहा जाता है कि आखिरी दिनों में वो रेलेवेंट नहीं रहे थे, प्रासंगिक नहीं रहे थे, तो नेताओं के लिए नहीं रहे थे, जनता के लिए थे। जनता के लिए अगर प्रासंगिक नहीं होते तो उनकी मर्जी के अनुसार चलते हुए नोआखली में दंगे बंद नहीं होते। दंगाइयों ने आत्मसमर्पण गांधी जी के सामने किया था, किसी और के सामने नहीं किया था। तो मगर जनता ही प्रासंगिक नहीं थी। जो नए नेता आए, अब अगर वही नेता थे वो जिन्हें मेरे पिताजी कहते थे कि वो बहुत अच्छे पढ़े लिखे दार्शनिक लोग हैं, किताबें लिखे तो बहुत अच्छा होगा, मगर वो शासन कर पाएंगे कि नहीं, ये बिल्कुल अलग बात है। तो हमने तो वही सब जो व्यवस्था थी, जो शिक्षा नीति थी, जो शिक्षा का माध्यम था, कोर्ट कचहरी थी, जो न्याय प्रणाली थी, जो हमारे कानून थे, सब वही के वही रखे जो ब्रिटिश वैसे ही अपना लिए, वैसे ही अपना लिए, क्योंकि वो हमें मिल गए विरासत में, बने बनाए मिल गए, हमें कोई काम नहीं करना पड़ा। हिंदी को जरूर हमने संपर्क भाषा बना दिया, जो एक मुझे काफी हास्यास्पद शब्द लगता है कि या तो अंग्रेजी से काम चल ही रहा था हम लोगों का, वो चलता ही रहता। संपर्क भाषा बनाने का कोई मतलब नहीं होता, वो खुद ही बनती है। संपर्क की भाषा स्वयं बनती है, कोई उसको बना नहीं सकता। जबरदस्ती आपने जगह जगह हिंदी के अफसर रख दिए, उससे कोई किसी का फायदा नहीं हुआ। सिर्फ लोगों को थोड़ा झूठ बोलना आ गया कि वो साल में 3 दिन या 2 दिन या अब पखवाड़ा कभी सप्ताह
हिंदी में जी, काम सप्ताह करते मनाते हैं। दिखावे के हाँ। लिए, दिखावे के लिए हिंदी में काम करते थे। मैं कहती हूँ कि एक आज़ाद देश में हिंदी दिवस क्यों मनाया जाना चाहिए? समझ में हुँ, आता है कि अंग्रेज़ी दिवस मनाया जाए, कि उस दिन कहा जाए कि भैया अंग्रेज़ी भी बोलो, या बारी-बारी से मलयालम दिवस, कन्नड़ दिवस, तमिल दिवस, गुजराती दिवस, उड़िया दिवस मनाया जाए, कि आज इस जी। भाषा को हम ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। मगर जब आपने एक बार हिंदी को संपर्क भाषा घोषित कर दिया और राज्य भाषा भी, हुँ, तो उसका राजभाषा। दिवस क्या मनाना है? एक दिन के लिए उसको क्यों स्थापित कर, एक दिन का शहंशाह क्यों बनाते हैं उसको? हुँ, ये निहायत एक दिखावे की बात है, और हम शुरू से जब से आज़ादी मिली है, दिखावे में जी रहे हैं। हुँ। मैं जी, मैं आपके उपन्यास को याद कर रहा हूँ यहाँ पे, अनित्य को, जिसमें वो मेरे ख़्याल से ये जो आप बात कह रही हैं कि हमने वही व्यवस्था अपना ली पूरी, और हुँ, आप भगत सिंह को लेकर आती हैं उसमें, और भगत सिंह के ज़रिए आप उसको कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं, क्योंकि भगत सिंह भी ये बात 1931 में कह रहे थे हुँ, कि अगर जी, वही वही लोग, उन लोगों की जगह हमारे लोग बैठ जाएँगे और सिस्टम वही रहेगा, व्यवस्था वही हुँ, रहेगी, तो आम जनता के लिए क्या बदलेगा? और आप उसमें एक पूरा का पूरा राजनीतिक पृष्ठभूमि 1930 के दशक से उठाती हैं और वहाँ पे वो मूल कथा के साथ में रखती हैं, जो मुझे लगता है बहुत दिलचस्प प्रयोग है। उस पे उतनी बात नहीं हुई, जितना शायद उसके पहले आए चितकोबरा पे हुई, और वो भी जिन वजहों से हुई, वो वजहें ऐसी नहीं है जिस पे उसके लिए बात होनी चाहिए। मैं चितकोबरा जब पढ़ रहा था, तो मेरा ध्यान सबसे ज़्यादा अटका उस डिबेट पे जिसमें वो मार्क्स, जीसस क्राइस्ट और गांधी हाँ, के हुँ, हुँ, विचारों की तुलना कर रहे हैं नायक-नायिका। तो एक लेखिका जो अब तो मुझे लगता है लेखक कहना चाहिए, हम लेखक और लेखिका भी बाँटते हैं, वो भी पदावली हमारी भाषा की दिक्कत है। एक लेखक जो इतनी गंभीर वैचारिकी अपने लेखन में लेकर आ रही है, उसकी रचनाओं में ऐसी चीज़ों के ऊपर ध्यान अटका के विवाद खड़े करना, बात करना कि वो ऐसा चित्रण है, यहाँ पे ये पात्र को इस तरह दिखाया गया है, जो कि बहुत बहुत ही क्या कहेंगे आप, आपने ये एक जगह कहा था कि बहुत हास्यास्पद है वो जो भी विवाद हैं उनके ऊपर। लेकिन मैं सिर्फ ये चाहूँगा कि आप अगर ये बात रखें कि असल में कौन-सी चीज़ें थी जिसकी वजह से लोग परेशान हुए, या समाज के जो क्या कहेंगे ठेकेदार हैं, उनको किन चीज़ों से परेशानी हुई असल में, वो बात अगर मैं आपसे पूछूँ तो? ये समाज के ठेकेदार नहीं थे, साहित्य के ठेकेदार थे। जी, बहुत ज़्यादा साहित्य ठीक के है। ठेकेदारों को परेशानी हुई थी, समाज तो अपने काम-धंधे से लगा हुआ था, उसे कोई मतलब नहीं था, और वहाँ बहुत पढ़ी जी। गई वो। जब इस हुँ, पर हुँ। अदालती कार्रवाई हुई, तब इसका 5वाँ संस्करण छप चुका था। जी, पहले संस्करण पे कुछ नहीं हुआ, नहीं मतलब वो हुआ। जी। साहित्य ने एक बहुत बेहुदा बकवास उस पर 1 साल तक चलाई चली, उसको छोड़ दीजिए। अभियान चलाया। जी। हाँ, बाकायदा। तो उसको छोड़ दीजिए, मगर बाकी तो लोग पढ़ रहे थे। भई 5वाँ हुँ, संस्करण तभी छापेगा ना प्रकाशक, जब बिक रहा होगा, जब लोग बिक पढ़ रही रहे हों। होगी बिल्कुल, किताब। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसके बाद वो हुआ, किन कारणों से हुआ, वो साहित्य के मठाधीशों ने ही कराया। हुँ, समाज कुछ नहीं कर रहा था। मगर एक बात मैं मेरी समझ में आती है, और मेरी उससे सहानुभूति भी है, हुँ, कि जो चीज़ कभी उन्होंने पहले झेली नहीं थी, वो जब उनको झेलनी पड़ी, कि हुँ, एक पत्नी, स्त्री ही नहीं, पत्नी, हुँ, पति से संभोग के समय अ, लिप्त है अपने शरीर से, वासना में लिप्त हुँ, है पूरी तरह, मगर मन से निर्लिप्त है, मस्तिष्क से निर्लिप्त है। वो सोच रही है, प्रेमी के बारे में हुँ। नहीं सोचती। प्रेमी के बारे में सोचती तो कोई दिक्कत नहीं होती किसी को, मगर वो जी। मात्र सोच रही है। हुँ, अनेक विषयों पर सोच रही है, दार्शनिक विषय हैं, अनेक विषय हैं, जिन पर वो सोच रही है। मतलब ये हुआ कि उसने अपने पति को एक तरह से वस्तु में तब्दील कर लिया, एक माध्यम में तब्दील कर लिया। अब ये तो लोगों को खूब आदत थी कि भई स्त्री को देह बना दो, जी। मातृ देह बना दो, मातृ वस्तु बना दो। मगर पुरुष को मातृ वस्तु बनाना गवारा नहीं हुआ, और इसलिए नाराज़गी हुई। इसलिए हुई, बाकी वजह तो कुछ और बनाई गई। हाँ, हाँ। विवाह से इतर प्रेम था ही,
और बहुत बेबाकी से उस प्रेम का चित्रण भी था, वो सब था। मगर जो कानूनी कार्यवाही हुई वो उन पन्नों पर हुई जो पति और पत्नी के संभोग के दौरान जो विवाह के भीतर के दृश्य थे। तो उसका था संभोग का जो वर्णन था, वर्णन तो अलग था, मगर जो वो सोच रही थी, वो क्यों सोच रही थी, सवाल ये था कि सोचने की हिम्मत कैसे की उसने की। जैसे एक आलोचक ने कहा था, बड़ी मजेदार बात है, कि मैं मृदुला गर्ग की नायिकाओं के साथ जीवन नहीं व्यतीत कर सकता। वो बहुत तर्क करती हैं, बहुत सोचती हैं, बहुत स्वतंत्र चेता होती हैं। तो उसने स्वीकार किया, सब लोग ये स्वीकार नहीं करते, उन्होंने स्वीकार किया। मुझे याद है कि लखनऊ की कथाक्रम की गोष्ठी में मैंने मंच से पूछा था, कहा था कि आज जो लोग यहाँ सारे बैठे हैं, जो संयोग से पुरुष हैं, जन्म से पुरुष हैं, का चुनाव नहीं है, मगर आप हैं, तो आप लोगों ने इतना बावेला क्यों मचाया? आप में से हर आदमी घर जाकर अपनी पत्नी से पूछ लेता, पता चल जाती सच्चाई। तो उतनी हिम्मत भी नहीं है, उतनी हिम्मत ही नहीं है कि बात कर सकें आपसी संबंधों के बारे में, जो सेक्स, जिसको सेक्स कहते हैं, प्रेम के बारे में, शारीरिक प्रेम के बारे में, और शरीरी से अशरीरी होते जाते प्रेम के बारे में बात करने की हिम्मत नहीं, साहस नहीं है। तो अब साहस कहने के बजाय एक अंग्रेजी का शब्द हमने पकड़ लिया, बोल्ड, जिसको हम बार बार बोलते रहते हैं, जिसको निरर्थक शब्द है। एक तो हम लोग इस मामले में बहुत ही सिद्धहस्त हैं, हम कोई भी निरर्थक शब्द पकड़ लेते हैं और उस पर बहस करते चले जाते हैं। ये उन चीजों में से एक था। बाकी तो चित्रकूटा में जो बातें, एक तो शिल्प पर बात होनी चाहिए थी, बिल्कुल शिल्प पर जो जी बोलिए। मैं दो चीजें हैं, मैं तो एक तो आपकी बात सुनते हुए मुझे याद आ रहा था, मैं सिनेमा पे काम करता हूँ। हम फिल्मों के ऊपर आजकल एक टेस्ट होता है, बैकडेल टेस्ट कहते हैं, जिसमें कहते हैं कि कोई फिल्म कितनी जेंडर की दृष्टि से संवेदनशील है, उसके लिए आपकी फिल्म में दो या दो से अधिक स्त्री पात्र हैं या नहीं, नंबर 2 वो दोनों आपस में बात करते हैं या नहीं, नंबर 3 वो जब आपस में बात करते हैं तो किसी पुरुष के बारे में ही बात करते हैं, कोई और बात भी करते हैं। तो मैं आपकी बात सुनते हुए याद कर रहा था कि जब वो पुरुष के बारे में सोच रही है वहां तक दिक्कत नहीं है, आपने बात कही तो मुझे फौरन वो याद आया, वो स्त्री सोच रही है और वो किसी दूसरे पुरुष के बारे में नहीं सोच रही, वो किसी भी चीज के बारे में सोच रही है। ये ज्यादा परेशान करने वाला, तकलीफ देता है, परेशान करने वाला है, या उनके ठेस पहुंचाने वाला है। तो आज भी मेरे ख्याल से 2023 में भी हम आज भी उस बराबरी पे नहीं पहुंच पाए हैं जहां हम स्त्री पात्र और पुरुष पात्र को एक नजरिए से देख सकें या एक नजरिए से उनको ट्रीट कर सकें। ये मेरा ख्याल है, मैं सिनेमा के संदर्भ में कह रहा हूँ क्योंकि मैं उसको ज्यादा ध्यान से देखता रहा हूँ, लेकिन वहां पे भी अभी ये इस तरह के पात्र नहीं मिलते हैं जो उस तरह से वस्तु ना बनाए गए। तो बिल्कुल ये बहुत आपने ठीक कहा। और आप शिल्प पे बात कर रही थी तो मुझे लगा मैं सवाल यही पूछ लेता हूँ, शिल्प वाला। हम जब चितकोबरा पढ़ते हैं, एक तो मुझे उसमें बड़ी दिलचस्प चीज लगी, आपसे पहले भी शायद पूछा गया होगा, उसमें जो स्त्री पात्र है और जो पुरुष पात्र है उनकी संरचना कुछ ऐसी है कि स्त्री पात्र जो है वो एक जगह पे है और पुरुष पात्र जो है वो लगातार घूम रहा है, वो आ रहा है, जा रहा है, ट्रेवल कर रहा है। मतलब एक आपने उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस में ही एक जगह पे बंधा हुआ और एक जगह पे जो पूरी तरह से आजाद है, घूम रहा है, उस तरह से उसको देखा है। और उनके रिश्ते के अंदर भी आप ये देखते हैं कि वो कहाँ पे शुरू हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है। जो आपने कहा कि शिल्प में भी बड़ा दिलचस्प प्रयोग है कि आप उसको किसी एक टाइम क्या कहेंगे, कालक्रम में, सीधी कालक्रम में नहीं देख सकते उस तरह से। वो रचना उस तरह से एक समय क्रम में नहीं चल रही है और इस वजह से शायद उसके बीच में कोई नहीं चल रही है। वो मतलब आप उसको कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। जी। वो कहानी पूरी होगी क्योंकि वो एक चक्राकार
समय में हाँ, चल हाँ, रही है। हाँ, दूसरी बात ये जो आपने कही वो बहुत महत्वपूर्ण है कि जब एक व्यक्ति एक जगह ठहरा हुआ है, वो उसमें बहुत साफ-साफ कहती भी है और वो दूसरा आदमी चल रहा है, हर हुँ, भ्रमण कर रहा है पूरा समय। तो हाँ, समय वो देख लें कि उनकी दृष्टि फ़र्क होगी, भिन्न होगी। हुँ, जब वो प्रतीक्षा करेंगे तो वो प्रतीक्षा की घड़ियाँ भी वो अलग नज़र से देखेंगे। समय वो रिलेटिव होगा। समय जी, उनके लिए एक ही समय नहीं होगा। समय अलग-अलग तरह से वो उसको देखेंगे। एक ये बात थी और एक ये बात तो है ही कि उसमें वो 26 अंश हैं, उनको आप ताश के पत्तों की तरह फेंट सकते हैं। कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, हाँ, कहानी वही रहती है। हाँ, तो हाँ, ये जब मैंने लिखा तब भी मैंने सोचा नहीं था इसके बारे में क्योंकि ये मैं रोज़ 1 अंश लिख लेती थी, 26 दिनों में 26 अंश मैंने लिख लिए थे। फिर अच्छा, उसके बाद मैंने क्रम तय किया, क्रम लय के अनुसार तय किया। जैसे लिखे गए थे वैसे वो पुस्तक में नहीं थे। नहीं है। अच्छा, क्योंकि अच्छा, एक आरोह होता है, एक अवरोह होता है, तो हाँ, आप उसमें एक संगीत से लेके एक लय बनती है, तो वो ये उस ये लय के अनुसार वो क्रम बना। ये बड़ी दिलचस्प बात है। हुँ, तो ये उसका शिल्प था अ, और तथ्य भी अलग था ये हुँ, तो मानना ही पड़ेगा कि अलग था और लोगों को कुछ दिक्कत हुई तो अच्छा ही हुआ। असल में तो अगर आप कुछ भी कहते हैं, हुँ, जब आप कुछ भी लिखते हैं ऐसा जो लुग़दी साहित्य ना हो, जी, तो पढ़कर सबसे पहले लोग नाराज़ होते हैं हुँ, कि मैं अच्छा भला जीवन जी रहा था, अब इसने आके उसको मुझे परेशान कर दिया। इतने सारे सवाल क्या खड़े कर दिए सामने। क्या ये एक लेखक की सफलता है कि उसके ये लेखन को लेखक पढ़ की के कोई बड़ी परेशान भारी हो? सफलता है कि पहले लोग नाराज़ होते हैं, फिर वो हुँ, सोचते हैं कि अगर ये इसका किरदार कर सकता था, जो वो हुँ, कह रहा है उसकी कोई कुछ भी बकता रहता है किरदार बकते रहते हैं, बहुत बातें बोलते रहते हैं, लेखक भी बहुत कुछ हुँ, बोलता है। हाँ, उसका महत्व नहीं है, मतलब वो जो कर रहा है, उसका महत्व है। तो हुँ, तब पाठक सोचता है कि अगर ये ऐसा क्रांतिकारी कदम उठा सकता था, तो मैं क्यों नहीं उठा सकता? शायद मैं भी हुँ। उठा सकता हूँ। तो ये एक प्रेरणा होती है और ये सफलता होती है उस लेखन की। अ, और खुद लेखक भी सीखता है अपने लेखन से। जी, उसका अपना कोई किरदार होता है क्योंकि किरदार लेखक के निर्देशन में तो चलते नहीं। हुँ, आप एक बार किरदार गढ़ लेते हैं, तो उसकी एक अपनी वो एक प्रकाया प्रवेश आप कर जाते हैं उसमें। फिर उसकी अपनी एक अलग ही आत्मा होती है। वो अपने ही हुँ, तरीके से चलता है। बहुत बार ऐसा होता है कि लेखक कहता है, "नहीं भई तू इधर दाएँ जा।" वो बाएँ जाता है। हाँ, उपन्यास की जो यात्रा है, फिर वो किरदार करते हैं और किरदारों के साथ-साथ लेखक चलता है। कभी लेखक आगे, कभी किरदार आगे। तो इस हुँ, तरह ये यात्रा तय होती है। तो किरदार का बहुत महत्व होता है कि आपने जो किरदार रचा, उसको आप कितनी हुँ, आज़ादी हुँ, आप अपने लिए तो आज़ादी माँग रहे हैं, आप किरदार को कितनी हाँ, आज़ादी दे रहे हैं? क्या आप उसे बंधे-बंधाए जी, ढर्रे पर जी, चला रहे जी, हैं या उसको ये छूट दे रहे हैं कि वो बीच रास्ते अपना विचार बदल ले? हाँ, बीच रास्ते वो सोचे कि नहीं मुझे यहाँ नहीं जाना, मुझे कहीं और जाना है। और वो ऐसा किरदार भी हो कि मैं समझती हूँ लोग कहते हैं ना कि मैं फ़िल्म के बारे में तो ख़ासकर कहते हैं आइडेंटिफ़िकेशन जी, कि उस किरदार से मैं अपने आप को मैंने आइडेंटिफ़ाई किया, आइडेंटिफ़ाई किया, जी, उस जैसा महसूस किया, मुझे लगा ये मैं हुँ, हूँ, हुँ, तो वो बढ़िया फ़िल्म लगी उसको। हुँ, ऐसी किताब में जब उन्होंने किसी किरदार के साथ, किसी पात्र के साथ अ, अपने को अपने पासंग पाया, आइडेंटिफ़ाई किया, जी, आइडेंटिफ़ाई किया, उसके साथ हुँ, उन्हें लगा कि भई हाँ, ये मैं हूँ, तो वो अच्छी हुँ, किताब लगी उनको। हुँ, मगर दरअसल किताब तो वो अच्छी होती है, वो मूल्यवान होती है, जहाँ जब आप पढ़ें तो आपको लगे ये मैं नहीं हूँ, हुँ, ये किसी हाल मैं नहीं हूँ, ये मेरा जीवन नहीं है, मगर हुँ, हो सकता है। जैसे कोई गैर दलित जब दलित रचना पढ़ता है तो उसको
झटके से महसूस होता है कि मेरा जीवन नहीं है, मगर हाँ, हो सकता, मैं बाल-बाल बच गया, बिल्कुल, ये मेरा जीवन हो सकता था। काश कि बिल्कुल। पुरुष भी स्त्री जब स्त्री लेखक की रचना पढ़ते हुए ये महसूस करने की छूट अपने को देते कि हुँ, मेरा जीवन नहीं है, मगर हो सकता था। वो छूट हुँ, नहीं देते, हमारे आलोचक तो बिल्कुल ही नहीं देते। इसलिए जो स्त्रियाँ लेखन करती रही हैं और हुँ, उम्दा लेखन करती रही हैं, उनका मूल्यांकन ठीक से नहीं हुआ। हुँ। आपने ये भी कहा था कि स्त्री लेखन को एक कैटेगरी में बाँटना ही अपने आप में गलत है, क्योंकि कोई भी स्त्री दूसरी स्त्री के जैसा नहीं लिखती। वो हर हर स्त्री अपने आप में एक हर स्वतंत्र लेखक किरदार अपने है। में अकेला होता है। बिल्कुल, हर लेखन लेखक अकेला होता अकेला है। होता है। नाटक तो फिर जी, भी 10-5 जन मिलके उस एक जी, नाटक बना सकते हैं। मगर आप कोई उपन्यास, कहानी, कविता 10 आदमी मिलकर नहीं लिख सकते। नहीं, नहीं, बिल्कुल, कोशिश की बिल्कुल। गई है ऐसे उपन्यास लिखने की, कि 6 लोगों ने मिलके एक-एक अध्याय लिखा, या जैसे 2 लोगों ने, मनु भंडारी और राजेंद्र यादव ने मिलके एक उपन्यास लिखा। मगर वो हुँ, कभी भी सफल नहीं हुए। ये हुँ, कोई भी प्रयोग सफल नहीं हुआ। तो लेखन तो सारी मुश्किल ही ये है। लेखक भी अकेला होता है, पाठक भी अकेला होता है। और क्योंकि हाँ, पाठक अकेले होने से डरता है, इसलिए वो लेखन पढ़ने से डरता है। वो फ़िल्म हुँ, देख लेता है, वो नाटक देख लेता है, जहाँ उसके साथ प्रेक्षागृह में और लोग होते हैं। जी, अकेले भी देखता है, तो जो निर्देशक होता है, वो आपके सामने उस किरदार की एक छवि प्रस्तुत करता है, जो उसके हुँ, मन के अनुरूप होती है। हुँ, आपके मन में कोई और छवि होती है, हुँ, मगर वो आपकी छवि पर हावी होने लगता है। हुँ, तो वो आपकी मन में जो छवि उभरी वो पढ़ के, उसके ऊपर आप निर्देशक की छवि को हावी होने देते हैं। जी। तो अ, ये एक ले एक पुस्तक और एक फ़िल्म या नाटक, उसी पुस्तक पर आधारित नाटक या फ़िल्म पर ये अ, अंतर होता है अनुभव में। ये बड़ा भारी अंतर होता है। जी, जी, जी। आपके मन में गांधी की एक छवि है। हुँ, जब आप उनको देखते हैं स्क्रीन पर, हुँ, उनका एक शरीर है, उनका एक भाव है, उनके चेहरे पर एक ख़ास किस्म के एक्सप्रेशंस आते हैं। हुँ, तो वो छवि तो आपके मन में नहीं थी, कोई जी, और छवि थी। मगर धीरे-धीरे होता है क्या है, क्योंकि वो बहुत भावपूर्ण होता है, हुँ। भावप्रवण होता है और फ़िल्म का बहुत ज़बरदस्त आकर्षण होता है, तो आपकी छवि पर वो हावी होने लगता है। अतिक्रमण आप कर लेता है वो हमारी मन की छवि अतिक्रमण को। कर लेता है, हाँ, आपके हाथ से कुछ छूट जाता है। असल हुँ, में तो अतिक्रमण साहित्य का पर्याय है। हुँ, साहित्य क्या है? अतिक्रमण है। घटित हुँ, का अतिक्रमण, वैचारिकी का अतिक्रमण, हुँ, नैतिक मूल्यों का अतिक्रमण, हर चीज़ का अतिक्रमण करना ही साहित्य रचना है। जी, मगर जो फ़िल्म जो होती है वो अतिक्रमण नहीं करती। वो हुँ, किसी एक थीम लेती है, कथ्य लेती है, उसके अनुरूप चलती है। मगर जो लेखन अतिक्रमण कर रहा होता है, क्योंकि ये आसान है, वो सामने सब कुछ है। हाँ, वो आपके सामने है, वो आपको ज़हमत ही नहीं उठानी पड़ रही। वो आपको दिखला रहा है, जी। भई उसकी शक्ल ऐसी है, वो ऐसे चलता है, ऐसे बैठता है, ऐसे करता है, हम ऐसे नाराज़ अ, होता है, ऐसे प्रेम करता है। तो हाँ, आपके साथ हम एक टर्म काम में लेते हैं, स्पून फीडिंग। ये हाँ, मुझे पता नहीं, स्पून शायद। फीडिंग हो जाती है। जी, हाँ, तो किताब पढ़ने में अकेला होना पड़ता है। जी, आपके दरमियान कोई नहीं है। आप हैं और पुस्तक है। लेखक भी हुँ, नहीं है, लेखक क्योंकि भी नहीं है, एकदम लेखक जितना आपने बीच-बीच कहा। में कूद जाए कभी-कभार, मगर असल में तो वो लेखक वहाँ नहीं है। हुँ, जब वो अपना अतिक्रमण कर चुका, प्रकाया प्रवेश कर चुका दूसरे में, तभी तो उसके लेखन का कोई मूल्य है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये जो है, इसमें हम जब बात करते हैं तो हम ज़्यादातर विचार की बात करते हैं। किसी भी हुँ, रचना में, कविता तक में हम विचार देखते हैं, इसका विचार क्या है? ये हाँ, मार्क्सवादी है, ये परंपरावादी है, ये हिंदुत्ववादी है, ये क्या है? इसका विचार क्या है? वाद क्या है? विचारधारा क्या है? हम ये नहीं देखते कि उसमें किन चीज़ों को का अतिक्रमण किया गया है और किन जी, चीज़ों को
वो अपनी दृष्टि से आपको दिखला रहा है। विचार के प्रतुला जी, अलावा हाँ, हाँ, नहीं, मैं जी। आपके शिल्प से जुड़ा एक सवाल मेरे दिमाग में अभी आ रहा है, मैं पूछना चाहता हुँ, था, लेकिन उससे पहले अगर आप मुझे पता नहीं, आप चितकोबरा से कोई अंश पढ़ना चाहेंगी क्या? वो संभव होगा? अ, हाँ, पढ़ सकती हूँ। कल आपने वो एक ज़िक्र कल किया मैंने, था, वो अगर आप मैं वो पढ़ पढ़ पाएँ तो मुझे लूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि छोटा-सा पढ़ूँगी, उसमें से सारा नहीं, कि हाँ, हाँ, बिल्कुल। पर वो जैसे 2 धरातल आके मिल रहे हैं उस अंश में, मुझे वो लगा कि वो मतलब रेखांकित ये किया है जाना कि चाहिए। किसी ने कहा था कि वो प्रेमी हैं और घूम रहे हैं और ये और वो, तो हाँ, प्रेम की बातें कर रहे हैं। उसमें गांधी कहाँ से आ गए? हाँ। गांधी दर्शन क्यों आ गया? हाँ, मतलब प्रेमी कुछ एक खास किस्म के बेवकूफ लोग होने चाहिए। इतने बेदार-दूधन के वो बेचारी एक की पर बात नहीं कर सकते। तो एक एक ऐसा 3 नहीं 3 होता। फ़िल्मों की सीरीज़ है, बिफोर मिडनाइट, बिफोर सनसेट, बिफोर मिडनाइट एंड बिफोर, मतलब 10 सालों में बनी हुई। उसमें यही है, एक प्रेमी-प्रेमिका मिलते हैं और वो पूरी रात पेरिस में घूमते हैं। हुँ, हुँ, और हुँ। मुझे वो याद आ रहा था कि वो जो बात करते हैं उसमें तमाम तरह की बातें हैं। वो बिल्कुल, प्रेम बिल्कुल। प्रेम प्रेम में सब कुछ होता है। प्रेम में तो सब कुछ वो होता है। वो तो बहुत ये शानदार फ़िल्म है और मुझे आज पढ़ते हुए वो याद आया। जी, मैं ये बीच में से पढ़ रही हूँ। जी, ये जो प्रेमी-प्रेमिका हैं, वो गांधी दर्शन लगा था दिल्ली में, वहाँ गए। तो जी, वहाँ से आगे पढ़ रही हूँ। एक बात बतलाओ, ये वो पुरुष कहता है जो स्कॉटिश है, हिंदुस्तानी नहीं है। गहराई से सोचने पर क्या तुम्हें नहीं लगता कि सच्चा विद्रोही मार्क्स नहीं, गांधी था? वह ऐतिहासिक नियति से विद्रोह करना सिखला रहा था। इंसानों को ईश्वर की मदद से राक्षसी नियति को पछाड़ने का सबक दे रहा था। उसके मन में आशा थी और शोषितों के प्रति विश्वास। पर मार्क्स निराशावादी और भाग्यवादी था, फैटलिस्ट। ऐतिहासिक लॉजिक अपरिहार्य नीति थी उसके लिए। उससे बच बच पाना असंभव। आज पश्चिमी यूरोप उस नियति की मुट्ठी में है। हमें मार्क्स की जरूरत है या क्राइस्ट के रौद्र रूप की। पर हिंदुस्तान, यहाँ तो अभी आशा बाकी है। क्या तुम गांधी से काम नहीं चला सकते? ये 1979 में बात हो रही है। जी। शायद चला सकते, कुछ समय पहले तक। मैंने कहा, अब समय निकल गया। हमने खुद को ऐतिहासिक नियति के हवाले कर दिया है। पर तुम गांधी दर्शन क्यों जाना चाहते हो? वहां क्या देखोगे? कार्टून? क्या? उस जमाने की कार्टून? कार्टून? क्यों? किसी कौम का सच्चा स्वरूप जानना चाहते हो तो शोषितों के बनाए कार्टून देखो। पता चल जाएगा कौम जिंदा है या मर गई। और जिंदा है तो कब तक बगावत करेगी। हिंदुस्तानी कौम जिंदा थी हमेशा, वो कहती है। तब तो कार्टून बढ़िया होंगे। आओ चलें। आज मैं ये नहीं कह सकती, या अब मैं बोल रही हूँ, किताब में से जी, नहीं पढ़ रही हूँ। जी, आज मैं ये नहीं कह सकती क्योंकि आज कार्टून बनाने पर आपको जेल हो जाती है। आज जी। राजनेता के बारे में आप कॉमेडी करते हैं, उसका मज़ाक उड़ाते हैं, मखौल उड़ाते हैं, तो आपको जेल हो हुँ, जाती है। हुँ, क्योंकि आज ये कौम ज़िंदा नहीं है। आज ये कौम बहुत तेज़ी से मौत की तरफ बढ़ रही है। ख़ैर, आगे ये तो अ, जी, एक अन्य ही अवान्तर प्रसंग था। आगे वो अंदर जाते हैं तो कहता है, आओ किसी से पूछे अंदर जाने का रास्ता कौन-सा है? क्यों? सामने वो एरो नहीं दिख रहा? लिखा है गांधी दर्शन। देखो, मैं 6 साल से हिंदुस्तान आ रहा हूँ। एक बात जो यहाँ सीखी है वो ये है, कभी उधर मत जाओ जिधर एरो इंगित करता हो। हुँ, जाओगे तो हुँ, वहाँ पहुँच जाओगे जिसके आगे कुछ नहीं होगा। बस यही तो है तुम लोगों की साम्राज्यवादी मानसिकता। मैंने तमक कर कहा, पूर्वाग्रह, विकृति और अन्याय। अरे अरे, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं जा रही हूँ एरो की तरफ, तुम्हें चलना है? जरूर, तुम्हारे साथ मुझे डेड एंड में मंजूर है। हम एरो की नोक की सीध में चल दिए। काफी लंबी निकली की सड़क।
आखिर वो खत्म हुई तो आगे ऊबड़ खाबड़ घास का मैदान उभर आया। वो बेहिचक मैदान के बीच बनी पतली पगडंडी पर बढ़ गया। मैंने इधर उधर देखा, फिर उसके पीछे चल दी। पगडंडी कुछ दूर जाकर खत्म हो गई। अब हमारे सामने था एक पथरीला टीला, जिस पर टूटी बोतलों और कूड़े करकट का ढेर लगा था। उसके ठीक पीछे थी 6 फुट ऊंची दीवार, जिस पर अतिरिक्त सुरक्षा के लिए नुकीले कांच चढ़े थे। आहा, डेड एंड, उसने कहा। क्या कलात्मक जगह है, अभिशप्त प्रेमियों के उपयुक्त। आओ यहाँ बैठें। बहुत दिनों से मन था तुम्हें इलियट का वेस्टलैंड सुनाऊं। क्यों टाइम्स लिटरेरी सप्लीमेंट की तरह बोल रहे हो? बस जरा सा भटके नहीं कि बौखला गए? जी मैं भटका नहीं हूं, वहां पहुंच गया हूं जहां आप मुझे ले जाना चाहती थी। आओ यहाँ बैठकर अपनी किस्मत को रोएं। तुम क्यों रोओगे? ये तुम्हारी किस्मत नहीं है, न तुम्हारा देश। तुम जाओ रास्ता ढूंढो। तुम्हारा कहना ठीक निकला, पिछड़े देशों में यही हुआ करता है। मेरा मखौल मत उड़ाओ मनु, उसने संजीता आवाज में कहा। क्यों, तुम खुदा हो क्या कि तुम्हारा मखौल नहीं उड़ाया जा सकता? तुम कसम खाकर कह सकती हो तुम खुदा का मखौल नहीं उड़ाओगी? नहीं, खुदा को मखौल की सख्त जरूरत है। लोगों को चाहिए दिल खोल कर खुदा का मखौल उड़ाए, तभी वो आसमान से उतर कर जमीन पर आ सकता है। आ गया तो क्या करोगी उसका? तब वो क्राइस्ट, गांधी या मार्क्स बनकर सामने आएगा और हम उसका कुछ और मखौल उड़ाएंगे। अच्छा होगा, वो खुदा बनने से बचा रहेगा और हंसते हंसाते लोग उसे अपना नेता बना लेंगे। तभी ना कुछ काम होगा। ठीक कहती हो तुम, आओ अपना मखौल उड़ाएं। सुंदर। मैं एक चीज और यहाँ पे इस अंश में भी नोटिस कर रहा हूँ और वो और जगह पे भी मैंने नोटिस की, आप व्यंग का बहुत बहुत गहराई से, बहुत सटीकता से इस्तेमाल करते हैं। आपके पात्र जिस तरह से बात करते हैं उसमें बहुत मुझे पता नहीं आपने, मैं ये सवाल भी पूछ रहा हूँ कि एक लेखक के लिए इस हथियार की, मैं व्यंग को एक हथियार की तरह से हाँ देख रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है ना? आप इस हथियार की कब और कैसे जरूरत पड़ती है, और क्या ये एक ऐसा हथियार है जिसको बहुत सोच समझ के इस्तेमाल किया जाना चाहिए? एक लेखक के तौर पे व्यंग आपके लिए कैसे लेखन में इस्तेमाल आता है, या देखिए, कैसे आप उसे इस्तेमाल करती हैं? हमारे यहाँ एक बड़ी अजीब सी धारणा है कि व्यंग अलग होता है, कथानक अलग होता है। जी। मतलब जैसे व्यंग लेखक भी कुछ अलग मान लिए गए हैं। व्यंग लेखक, वो व्यंग करता रहता है। हाँ हाँ। मुझे उसमें खास उसकी अहमियत लगती नहीं। अच्छा है, मजा आता है, ठीक है। मगर जैसे मनोहर श्याम जोशी करते थे, मतलब तांस उसका हिस्सा होता था उनके हाँ कथानक का। हाँ ये हाँ। राग दरबारी में भी वही हुआ है, श्रीलाल शुक्ल भी करते थे उसको। जी। तो वो मेरे ख्याल से जो लेखक की अपनी शख्सियत होती है उसी में से निकल कर आता है। वो भाषा का अहम हिस्सा होता है और लेखक की शख्सियत का एक हिस्सा होता है। तंज कर पाना, बहुत सोच समझ कर तंज नहीं किया जा सकता। बहुत सोच समझ कर जो व्यंग लिखते हैं ना, वो बहुत सतही होता है। ये प्रेम के समय भी हो जाता है, किसी भी समय व्यंग आ जाता है। और व्यंग के साथ साथ जो एक ऐतिहासिक दृष्टि है वो भी चलती है। जैसे इसमें ही चितकोबरा में एक जगह, वो किसी विदेशी ने मुझसे कहा, मुझे तो ख्याल नहीं गया था उसके बारे में, कि ये दोनों प्रेमी सड़क पर जा रहे हैं, घूम रहे हैं दिल्ली की सड़क पर, कि अचानक खूनी दरवाजा आ जाता है। तो क्षण भर के लिए सब कुछ रुक जाता है, क्योंकि उनका अतीत उन पर हावी हो जाता है। उसे याद आ जाता है स्त्री को कि इस कौम ने हम पर शासन किया था, और ये खूनी दरवाजा प्रतीक है उस नरसंहार का जो इन्होंने, इस कौम ने हमारी कौम का किया था। जी, तो जी। ये जो इतिहास है ये आप पर कभी भी हावी हो जाता है। उसको आप झुटला नहीं सकते, चाहे प्रेम हो चाहे कुछ भी हो। तो एक तंज है और एक इतिहास दृष्टि है जो आपकी शख्सियत का हिस्सा होती है। और मैं समझती हूँ कि बहुत बहुत बार साहित्य में 2 पंक्तियों में ऐसी तस्वीर
इतिहास की खड़ी कर दी जाती है, जो ऐतिहासिक उपन्यास में नहीं हो पाती। मैं हम्म, रवीन्द्रनाथ ठाकुर का उदाहरण देना चाहती हूँ। उन्होंने 2 ऐतिहासिक राजनीतिक उपन्यास लिखे हैं, घरे बाहिरे और गोरा। जी। बहुत उम्दा उपन्यास लिखे हैं। एक और उपन्यास लिखा है चोखेर बाली, जो किसी हाल राजनीतिक या हम्म, ऐतिहासिक उपन्यास नहीं है। उसमें एक प्रसंग आता है जहाँ पे ये 4 जन, महेंद्र, बिहारी, विनोदिनी और आशा, शायद उसका नाम है। ये हम्म, चारों लोग पिकनिक पर जाते हैं और एक घोड़ा गाड़ी वो लेते हैं वहाँ जाने के लिए। हम्म, और विनोदिनी सूर्यास्त देखना चाहती है, हम्म, मगर वो सूर्यास्त तक नहीं रुक सकते, क्योंकि डर है कि वो अंग्रेज़ जवान तब सड़क पर होंगे और वो हम्म, सुरक्षित नहीं होगा। मगर उससे बड़ी बात ये होती है कि जब ये वहाँ पिकनिक मना रहे होते हैं, तो कुछ अंग्रेज़ आते हैं और बिना इनकी इजाज़त, बिना इनकी अनुमति, बिना इनसे कहे, इनका वाहन लेके हम्म, चले आते हैं। ये देखते कि वाहन तो है नहीं, मगर हम्म, कोई उस पर आक्रोश प्रकट नहीं करता, कोई उस पर रोष प्रकट नहीं करता, कोई कुछ कहता ही नहीं। मतलब इन्होंने स्वीकार कर हम्म, लिया है कि ऐसा ही होता है। जो गोरा में महिम कहता है कि वो राजा लोग हैं, हाँ, उनके जो मन में आया करें। तो ये एक पूरे उपन्यास गोरा में जो बात निकलती है कि वो नहीं, इस केवल एक, ये नहीं करने हाँ, देंगे। वो सिर्फ़ ये 2 वाक्य जो इसमें आते हैं, उसमें हम्म, पूरा परिवेश आपके सामने खुल जाता है। हम्म, समय का जो परिवेश था और जो गुलाम मानसिकता थी, बन गई हम्म, थी हम। हम्म, तो साहित्य एक तरह से इतिहास को भी यूँ ही, जैसे दर्शन जी, की बहुत सारी बातें, वो यूँ ही मज़े-मज़े में आपसे कर लेता है हम्म, और आप पर उसका प्रभाव बहुत पड़ता है, क्योंकि वो बल्कि ज्यादा ज़िंदगी पड़ता है मुझे लगता है। हाँ, ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि वो एक हाँ, भरी पूरी ज़िंदगी का हिस्सा बनकर आती है। बिल्कुल, बिल्कुल, अलग से नहीं आपको बतलाई जा रही होती। तो बिल्कुल, ये एक मैं समझती हूँ कि ये भी एक बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि है साहित्य की, हम्म, कि वो आपको इतिहास की समझ देता है। मैं एक और चीज़ यहाँ पे, बस एक ऑब्जर्वेशन है मेरा, मुझे ये भी लगता है कि व्यंग होते हुए भी आपकी रचनाओं में हमेशा वो व्यंग ना एक एक हम टर्म काम में लेते हैं, अबाउ पंच अबाउ, मतलब वो हमेशा अपने से ऊपर वाले के ऊपर व्यंग है कभी भी। बल्कि एक जगह आपने उपन्यास में ये टिप्पणी भी की है कि हम कैसे हो गए हैं कि हम शारीरिक अक्षमता पे या हाँ, किसी के बोलने की शैली पे हंसते हैं। ये मेरे ख्याल से अनित्य में ये टिप्पणी आती है, और अच्छा, मुझे वो अच्छा। लगा हमेशा कि आपकी पूरी लेखन के अंदर व्यंग जहां भी आता है वो पंच अबाऊ है, और ये हाँ, मुझे लगता है रेखांकित किया जाना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरा अंग्रेज़ी का एक मुहावरा है ना, नेवर बी हम्बल विद द माइटी एंड माइटी विद द जी, हम्बल। तो जी, जी, जो हमारे मठाधीश थे साहित्य के, उनके हम्म, सामने मैं कभी झुकी नहीं। हम्म। इसीलिए वो जो आपके कुछ मेरे साथ हुआ, आपके हुआ। लेखन में आपके, हाँ, आपके मगर जो भी पात्रों मुझसे में भी दिखाई देता है वो। थे, जो भी नए लेखक थे या जो हुँ, जिन्हें उतनी स्वीकृति नहीं मिली थी, उनके साथ मैंने कभी कोई एरोगेंस नहीं दिखलाई। जी, मतलब अज्ञेय के सामने मैंने अपना अहंकार दिखलाया, मगर जी, मैंने किसी नए लेखक के साथ नहीं दिखलाया। तो यही बात आम तौर पर भी है कि फेरी लगाने वालों, सब्ज़ी हुँ, वालों, जो भी आम आदमी होता है, उससे मैं बहुत जब बात करती हूँ तो बहुत अ, उदारता से बात करती हूँ, बल्कि बहुत अपने को उसको बड़ा मानकर अपने को छोटा मानकर बात करती हूँ। हाँ, बराबरी पे रख के, बिल्कुल। जी, बराबरी पर हाँ, रख के बात करती हूँ। मगर मैं जब किसी ऊँची पदवी वाले आदमी से बात करती हूँ, तो काफ़ी हुँ, अहंकार से बात करती जी, हूँ, दम्भ से बात करती हूँ। हाँ, तो भई तुम होगे जो होगे, जी, होगा तुम्हारा रुतबा, हमारा भी हाँ, ठसका कम नहीं है। जी, तो ये एक मैं मानती हूँ कि अपने से अक्षम पर तंज़ करना, उसका क्या मतलब है? जी, तंज़ हो तो सक्षम पर हो ना। जी,
जी, मतलब मेरा शायद, सिर्फ हाँ, शारीरिक रूप से अक्षम और ये सब इन्हीं लोगों पर नहीं, मगर जैसे हर प्रदेश के आदमी पर उसको उसका एक कार्टून लहजे के ऊपर, बनाकर, हाँ, 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 उसके लहजे पर, उसकी आदतों पर, इस पर हम, ये हमारी कॉमेडी होती है। वो हमारा सिनेमा तो सबसे ज़्यादा करता है और मुझे काफ़ी हाँ, हमारे परेशानी सिनेमा रही है तो उससे। बिल्कुल ही इस मामले में यही सब करता जी, है। मगर जी। साहित्य में खैर नहीं होता उस हद तक, मगर कुछ हद हुँ। तक तो होता है। और खासकर जो व्यंग व्यंग लिखते हैं, उनमें तो हुँ। होता ही है। जी, जी, जी। अच्छा, मेरे कुछ सवाल और हैं, मैं जल्दी-जल्दी चाहूँगा वो मैं रख पाऊँ। एक तो हाँ, आपने क्योंकि इतना लिखा है, मुझे ये लगा एक ये चीज़ भी आपसे जाननी चाहिए। कोई ऐसी रचना है जो आपको लगता है कि उस तरह से जिस पे बात नहीं हुई जो होनी चाहिए थी, या एक लेखक के तौर पे आपको लगता है कि कोई ऐसी रचना जो अलक्षित रह गई, जिस पे शायद जितना बात होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, क्योंकि जो चर्चित उपन्यास है उसमें तो हमेशा बात होती है, और जो चर्चित जो रचनाएँ हैं उन पे बढ़िया हमेशा बात उपन्यास है उस पर बात नहीं होती। क्या आप जो बताना चाहेंगी थोड़ा? मेरे हाँ, हिसाब से जो मेरा श्रेष्ठतम उपन्यास है, वो मैं और मैं, और अच्छा, उस पर कभी बात हाँ, नहीं होती, जी, जी। उस पर बात अगर नहीं मैं होती। अगर मैं पूछूँ आपसे कि क्या वजह रही हो, आपको क्या लगता है ऐसा? एक तो उसमें जो पात्र है वो साइकोपैथ है, अच्छा, और हमारे यहाँ जब से मंटो ने वो उम, क्या है उनके पात्र का नाम? टेक सिंह टोबा टेक तोबा सिंह, टेक सिंह, तोबा टेक सिंह, जी। उसको अनर्गल बोलते दिखलाया, तो हुँ, उसके बाद से हर लेखक जो भी मानसिक रूप से कमज़ोर या संतप्त आदमी है, उसको हुँ, वो वैसे ही पागल की तरह दिखाता है, कि वो हुँ, अनर्गल बकता है, ऐसी बातें करता है। मगर जो साइकोपैथ होता है, मतलब वो आदमी जिसमें अपराध बोध नहीं होता, वो कुछ भी कर हुँ, सकता है, उसके भीतर हुँ, अपराध बोध नहीं पनपता। उसके साथ हुँ, आप पूरी उम्र गुज़ार सकते हैं और आपको पता नहीं चलेगा कि वो साइकोपैथ है। हुँ, तो जो बहुत सारे जिनको हम तो विक्ष हम ये कहते हैं पागल है, बस पागल जानते हैं। हुँ, मगर जो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जो जिनमें कोई मानसिक विकार होता है, वो दूसरी तरह से व्यवहार करते हैं। वो तरह-तरह के झूठ बोलते हैं और वो बहुत सफल होते हैं अपने झूठ बोलने में। अब जैसे जब शेक्सपियर ने जो यागो का चरित्र है गढ़ा है, जी, तो जी, वो मज़े के लिए लोगों को दुःख पहुँचाता है। उससे प्राप्त कुछ नहीं हाँ, होता उसे। हाँ, तो इसी तरह जो साइकोपैथ होते हैं या कोई दूसरी तरह की अ, मानसिक समस्या होती है, उनका एक तो ख़ैर कुछ बाइपोलर होते हैं, वो अपने पर उनका नियंत्रण नहीं होता। हुँ, अपनी जो वो करते हैं उस पर, अपने कार्यों पर, अपनी सोच पर नियंत्रण नहीं होता। वो अलग है, एक एक कैटेगरी है, श्रेणी है। मगर जो लोग जिसको हम खिसके हुए कहते हैं कुछ हद तक, हाँ, या तो वो क्रिएटिव हो जाते हैं, हुँ, अगर वो सीधे रास्ते से थोड़े से ली कतार से बाहर हैं, लीक से हटे हुए हैं, तो वो क्रिएटिव हो जाते हैं, वो रचनात्मक हो जाते हैं। हुँ, अपने उस खिसकेपन को वो रचना का रूप देने लगते हैं, उसको रचनात्मक बना लेते हैं। या फिर वो लोगों का शोषण करते हैं। हुँ, इनमें से 2 में से एक चीज़ होती है। तो इसमें वो लेखक है, जीनियस लेखक है, साइकोपैथ है मगर। और वो अच्छा, दूसरी लेखिका है जो हुँ, सौभाग्य से या दुर्भाग्य से ठीक-ठाक घर से आती है, हुँ, खाने-पीने हुँ, को है, पैसा है। और हुँ, ये जो जीनियस लेखक हैं, वो कोई कमाई नहीं करते, कोई काम-धाम नहीं करते, वो सब उनके अहम के नीचे है। वो इतने बड़े लेखक हैं कि वो ये सब नहीं कर सकते काम, और उनको हुँ, पैसे की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए वो किसी से भी ले सकते हैं। क्योंकि हुँ, उनका मानना है कि समाज ने उनके साथ इतनी नाइंसाफ़ी की है कि हुँ, अब उनको पूरा अधिकार है, वो हर किसी के साथ नाइंसाफ़ी करें। हुँ, तो ये उसका कथ्य है, थीम है, हुँ, हुँ, और धीमे-धीमे चलती है वो। जैसे मकड़ी हुँ। जाला बुनती है ना, ऐसे ही वो जाला बुनते थे। और बहुत फिर सुंदर उस बिंब है। हाँ, अंत में उनकी हार होती है,
हाँ। क्योंकि मेरा ख्याल है आप अंत मत वो- बताइए, मैं चाहूँगा इस बातचीत को सुनने के बाद जिन पाठकों ने वो रचना नहीं पढ़ी है वो पढ़ें। हाँ, वो पढ़ें। हाँ, उसमें सबसे दिलचस्प बात ये है कि एक सज्जन एक दिन मुझे मिले एक गोष्ठी में, तो उन्होंने हाँ। मुझे कहा कि मैं रात 2:30 बजे आपको फ़ोन करने वाला था। फिर मुझे लगा कि अच्छा। रात को 2:30 बजे किसी महिला को फ़ोन नहीं करना चाहिए। मैंने कहा, भई हाँ। ऐसा क्या हो गया था? कहने लगे, मैं पढ़ा और मुझे बहुत गुस्सा आया कि ये क्या अंत हुआ? हुँ, तो हुँ। फिर फिर मैंने कहा, तो बीत गई, उस रात बीत गई, सुबह बीत गई, अब एक और रात बीत गई, आपने तो अभी तक फ़ोन नहीं किया। हाँ, कहने लगे, नहीं वो मैंने जब दोबारा पढ़ा तो मुझे लगा कि ये ठीक है, ये अंत सही है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा हाँ, जब उन्होंने कहा कि क्या वाहियात अंत है, मैं दूसरा अंत होना चाहिए। उससे भी आगे चलकर एक महिला हाँ। ने मुझे दूसरा अंत लिखकर भेज दिया उसका। अच्छा। उसका अंत ये होना चाहिए। मैंने उनसे कहा कि हाँ, आपकी बात हुँ, में दम है मनोवैज्ञानिक रूप से, मगर उसमें जो होता है, एक वाक्य में कहती हूँ, वो स्त्री उस पुरुष जैसा बन जाती है। वो पुरुष बन हुँ, जाती है। वो बन हुँ, जाती है, जो वो था, और तब वो हुँ। उसको उससे बदला ले पाती है। बदला जी, जी। तो ये एक उसकी सफलता भी है और उसकी विफलता भी है, हाँ, उस पुरुष की। तो ये जो पूरी बिल्कुल। थीम थी, अ, एक तो वो एब्सर्ड उसमें जाके खत्म होता है। हुँ, उसका अंत बिल्कुल एब्सर्ड होता है। हुँ। वो उसमें कोई पोएटिक जस्टिस नहीं है, हाँ, कोई काव्यात्मक न्याय नहीं है, कोई न्याय नहीं आंतरिक है। तर्क जी। भी नहीं है। हुँ। तो वो हमें तब तक विदेशियों उस स्वी विदेशी ये करे तो हम समझते थे, उनकी तारीफ़ करते हाँ, थे। पर हम स्वीकार नहीं करने समझते को नहीं थे तैयार मगर थे शायद। तारीफ़ करते थे। हाँ। मगर हिंदी में कोई करे, वो भी हुँ। औरत जाति करे, हाँ। तो वो मेरा ख्याल है आपके समझने पात्रों की में कोशिश ही नहीं की। आपके पात्रों में वो गिल्ट या अपराध बोध नहीं दिखता है, और ये मुझे लगता है कई बार पाठकों को परेशान करने वाली, या जो भी पढ़ने वाले हैं उनकी सोच को ठेस पहुँचाने वाली शायद सबसे ख़ास चीज़ है। क्या अगर ऐसा अपराध कहूँ बोध नहीं मैं तो? होता वासना को लेकर, प्रेम को लेकर। हुँ। हाँ, और चीज़ों को लेकर है बिल्कुल, दूसरी उसको लेकर नैतिकताओं को अपराध लेकर। बोध नहीं होता, हाँ, उससे लोग बहुत परेशान होते हैं। हुँ। क्योंकि चाहे अच्छा वो एक मैडम बोवेरी हो या कोई हो, एना हाँ, कैरेनिना हो, अंत में अपराध जहाँ बोध। हाँ, तो ये एक फॉलन वुमन सिंड्रोम बना हुआ था हाँ, हमारे यहाँ, हाँ, पूरे जो विश्व में। जो हाँ, तो मेरी पहले ही उपन्यास में वो औरत शुरू में ही बात करती है कि शरीर की भी अपनी माँग होती है, हुँ, और उसको दरकिनार नहीं किया जा सकता, और हुँ, फिर उसमें कोई अपराध बोध नहीं। तो ये हुँ, अपराध बोध का न होना लोगों को तंग करता है, मगर ये अलग है। जी, इस अपराध बोध का न हाँ, होना अ, मतलब ये है कि वो बड़ा-सा बड़ा अपराध कर सकता है, गुनाह कर सकता है, मगर हुँ, अपराध बोध नहीं। वो हत्या भी हाँ, कर जैसे सकता है। एम्पैथी नहीं है, वो तो उसके साइकोपैथ है तो भीतर वो किरदार एम्पैथी ही नहीं है, वो नहीं है। जी, करुणा नहीं है, हाँ, संवेदनशीलता नहीं है, जो हाँ, शाश्वत मूल्यों का एक हिस्सा है, वो नहीं है, और विवेक हुँ, भी नहीं है। हुँ, विवेक भी नहीं है। वो एक बना लेता है, उसने बना लिया है एक धारणा कि हुँ, मेरे साथ अन्याय हुआ है, और इसलिए सब मैं माफ़ है मुझे। गरीब हूँ, गरीब तबके का हूँ, जो हुँ, कि वो है, और उससे उभरने का कोई कोशिश भी वो नहीं करता है। लेखन ज़रूर हुँ, करता है, और लेखन उम्दा करता है। उसमें कोई हुँ, कोई शुबा नहीं। तो वो उसी तरह से वो करता है कि दूसरों का शोषण करे, वही हुँ, उसकी आमदनी का ज़रिया। हुँ, तो वो अपराध बोध का न होना इससे बिल्कुल अलग है, जहाँ पूरा जीवन आंतरिक तर्क रहता है आपके पूरे जीवन में। आप जो हुँ, करते हैं उस पूरे चौकस से आपको मालूम है आप क्या कर रहे हैं, मगर आप कर रहे हैं तब आप में अपराध बोध नहीं है, इसीलिए कर रहे हैं। हुँ, अगर अपराध बोध होता तो आप उसे नहीं करते। हुँ, तो इससे लोगों को परेशानी होती है कि ये उस हुँ, फॉलन वुमन सिंड्रोम के अलग पड़ता था। हुँ।
अच्छा, एक और आपके शिल्प से जुड़ी हुई चीज़ है जो मुझे लगता है मैं पूछ सकता हूँ। ये बिल्कुल अंतिम सवालों पे हम पहुँच रहे हैं। आपके उपन्यासों में भी, कहानियों में भी आप संवादों का जिस तरह से इस्तेमाल करती हैं, हाँ, वो मुझे हाँ। लगा बड़ा दिलचस्प है, और ख़ास तौर पे इसलिए भी क्योंकि बहुत सारे कहानीकार, उपन्यासकार ऐसे हैं जो अपनी कहानी या उपन्यास में खुद आ जाते हैं, या कई बार वो हुँ, हुँ। नैरेटिव मोड में लिखने लगते हैं। हाँ, तो हाँ, मुझे लगता हाँ। है बहुत कॉन्शियसली इससे बचती हैं, और वो संवादों के अंदर भी ना खास तरह की लयात्मकता दिखती है। छोटे संवाद जो कि वन टू वन चल रहे हैं, हुँ। और ऐसा लगता है कि कोई संगीत की लय है जो कि उनको पिरो रही है। मुझे पढ़ते हुए ऐसा लगा, मैं एक ऑब्जर्वेशन के तौर पे कह रहा हूँ, कि अगर आपके लेखन को हम सुने, मतलब पढ़ने के बजाय सुने पॉडकास्ट या ऑडियो के फॉर्म में, तो मुझे लगता है वो उसके लिए एकदम एकदम उसके लिए बना हुआ है, क्योंकि उसमें पहले से एक संवादों की लय मौजूद है। क्या ये मतलब आपके लिखने की शैली की कोई खासियत है? क्या एक कॉन्शियस एफर्ट है, ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा है कि बहुत लोग देख कर लिखते हैं, जी। कुछ लोग सुन कर लिखते हैं। मैं हुँ। सुनकर लिखती हूँ, मैं वो सब सुन रही होती हूँ। जी, वैसे भी मेरी जी। आँखें कमज़ोर हैं, तो मुझे दिखता भी कम है, मगर सुनाई मुझे ज़रूरत से ज़्यादा देता है, हाँ। इस उम्र में भी, बल्कि इस उम्र में मुझे ज़्यादा सुनाई देने लगा है। तो मैं हुँ, सुनकर लिखती हूँ, तो वो अपने आप हुँ। ही जो जो पात्र बोलेगा, वही मैं हाँ, सुन रही होती हूँ। हाँ, तो क्योंकि मैं सुनकर लिखती हूँ, तो फिर वो संवाद के रूप में आते हैं और हाँ। उनके कई अर्थ होते हैं। एक हुँ। भावार्थ होता है, निहितार्थ होता है, जी। मतलब इकहरे नहीं होते। हाँ, उन्हें कई धरातल पे पढ़ा जा सकता है। वो उनके कई अर्थ निकलते हैं और आप सब अर्थों को जब समझते हैं, तभी हाँ। आपको उसमें मज़ा भी आता है, लुत्फ़ भी आता है। जी, जी। अ, मैं थोड़ा-सा बातचीत को ख़त्म करने की तरफ लेकर जाऊँ, उससे पहले मैं चाहूँगा आपकी जो सबसे नई किताब है, और आप इसी साल आपकी एक और नई किताब आई है। मुझे लगता है बड़ी बड़ी शानदार बात है कि आप इस उम्र में भी, कोई उम्र नहीं है वैसे, आप अभी भी इतनी सक्रिय हैं। वे नायाब औरतें आपकी नई किताब आई है, और उस पे हम बात कर रहे थे, वो दरअसल किसी भी एक विधा में फिट नहीं की जा सकती। आप आज भी विधाओं को तोड़ रही हैं। थोड़ा-सा उस किताब के बारे में बताएँ, और अगर आप चाहें तो उसका कोई अंश पढ़ भी सकती हैं, जैसा उसका आपकी एक इच्छा। अंश पढ़ना चाहूँगी। जी। अ, वो आत्मकथा नहीं है, मगर हुँ, सत्य कथा ज़रूर है। क्योंकि कुछ चीज़ों को लेके जिनका अतिक्रमण करके मैंने साहित्य लिखा, इसमें हुँ, एक बंदिश है, जो सचमुच हुआ, जो हाँ, वाक़ई घटा, वही उसमें लिखा गया है। मगर वो दूसरों के बारे में है, मगर दूसरों से मेरी मुलाकात के बारे में है, इसलिए हुँ, मैं भी उसमें आती हूँ और आंशिक तौर पर वो मेरी आत्मकथा कही जा सकती है। हुँ, तो उसमें से मैं एक अंश ज़रूर पढ़ना चाहूँगी। जी। ये अंश जो है ये फिर कुछ-कुछ राजनीतिक या ऐतिहासिक हो जाता है। सम क्योंकि जी। इस किताब में अनेक देश आते हैं, जहाँ-जहाँ मैं गई, हुँ, वहाँ पे जो भी मुझे उम, अनुभव हुए, उनके बारे में भी इसमें आता है काफ़ी। अ, हुँ, हिंदुस्तान में जो मेरे मित्र या जानकार लोग थे, परिचित थे या जो लोग मुझे राह चलते भी मिले और मेरी खुशकिस्मती थी कि मुझे बहुत नायाब लोग मिले, औरतें भी, जी। मर्द भी, तो उनके बारे में मैंने लिखा है। तो उसमें हुँ, से एक अंश मैं पढ़ना चाहती हूँ। जी। ये मैं जर्मनी गई थी, वहाँ की बात है। तो पहले हम एक छोटे शहर में गए थे वहाँ एर्लंगन। तो वहाँ ये लिटर लिटरेटी 3 करके था, मतलब वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी। तो बहुत हुँ, सारे लेखक आए हुए थे जगह-जगह से। तो उसमें ईरान से आए नायाब अदीब और शायर दौलताबादी का ज़िक्र ज़रूरी है। अदीब ना मर्द होता है ना औरत, बस अदीब होता है। हालाँकि दौलताबादी साहब तब के ईरान के कायदे-मान औरतों से बात नहीं करते थे। ये 1993 की बात है। मैं 1993 में वहाँ गई थी। आखिरी दिन रिवायत टूटी और क्या खूब टूटी, पर वो किस्सा बर्लिन पहुँचने के बाद हुआ। एर्लंगन में तो हम ये तक न जानते थे कि उनकी कुछ रचनाओं का जर्मन तर्जुमा हो चुका है।
इतना जरूर जानते थे कि उनकी रचनाएं गिरफ्तार क्रांतिकारियों के पास मिली तो कोई जुर्म न करने के बावजूद शाह की खुफिया पुलिस ने उन्हें 2 साल जेल में रखा। वहीं से वो आ रहे थे। जर्मनी आने से पहले हम सबके पास एक फैक्स संदेश गया था कि अपने शहर पर कुछ रचनात्मक लिख कर भेजें और वहां पढ़ें। हम लिख कर भेजते, वो उसे जर्मन में अनुदित करते। ईरान में फैक्स उपलब्ध नहीं था तो दौलताबादी को न मिला। पहले सत्र में सबने अपना वक्तव्य पढ़ दिया, जो जैसे मैंने कहा जर्मन में अनुदित हो चुका था, पर दौलताबादी का मौजूद न था। उन्होंने बताया उन्हें वैसा कोई फैक्स नहीं मिला, इसलिए उन्होंने कुछ लिखा नहीं, भेजा नहीं। पर लकीर के फकीर जर्मन आयोजक इसरार करते रहे कि कुछ बोल दें। फारसी से अंग्रेजी में फौरी तर्जुमा करने के काबिल एक मोहतरमा मंच पर उतार दी गई। कभी कभी इसरार मार से ज्यादा तकलीफदेह होता है। तो दौलताबादी ने शीरी फारसी में लय से बोलना शुरू किया। हमने ऐसे सुना जैसे संगीत सुन रहे हों, मतलब कर लेना पड़ा। अंग्रेजी में तर्जुमे का इंतजार था। मोहतरमा की बारी आई तो उन्होंने फरमाया, शायर ने कुछ बेहद शायराना कहा, उसका तर्जुमा मैं नहीं कर सकती। बहुत बाद में मैंने दौलताबादी साहब से पूछा कि उन्होंने क्या पढ़ा था, तो उन्होंने कहा अपना बायोडेटा। मगर क्योंकि जुबान इतनी शीरीं थी तो हुआ। उसके बाद हम बर्लिन चले गए। वहाँ मेरी मुलाकात तो एक से तो मोनिका मंसूर मेक्सिको की से आई थी लेखिका, वो मेरी अच्छी दोस्त बन गई थी। और हम सबको एक एक साथिन हमारे साथ थी, हर लेखक के साथ जर्मन। ज़्यादातर वो छात्राएं थीं, विद्यार्थी थे जिनके साथ हम बहुत कुछ कर सकते थे, जान सकते थे। तो मोनिका के साथ जो साथिन थी उसका नाम भी मोनिका था। तो मोनिका मंसूर थी, वो मोनिका हौस थी। ये बहुत ही दिलचस्प है जो मैं सुनाने जा रही हूँ। दिलचस्प क्या, बहुत हौलनाक भी है। जर्मनी में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हॉलोकास्ट के लिए प्रायश्चित की प्रक्रिया में सैलानियों को भूतपूर्व कंसंट्रेशन कैंप का दौरा करवाना शामिल था। सैर करवाना कहना नहीं चाहती, पर अंदाज वही था। हम मोबिट में ठहरे थे। वहां पर भी एक इमारत के तहखाने में कैंप हुआ करता था, जहां पहली मंजिल पर आला रसोई घर था और दूसरे ऊपर नाज़ियों की शानदार पार्टियां चलती थीं। हमें वहां ले जाया गया। दिमाग में बज रहा था कि सैलानियों को वहां ले जाने की क्या तुक थी कि मोनिका ने उसे शब्द दे दिए। वहां काफी अमेरिकन मौजूद थे। अमेरिकनों से ज्यादा आत्मतुष्ट या ढोंगी कौम मिलनी मुश्किल है। हम हिंदुस्तानी ही उनसे लोहा ले सकते हैं। तपाक से कई अमेरिकन कंठों ने कहा, आज द जूस से पूछो। मैं ज्यू हूं, मोनिका ने भर्राई पर कड़क आवाज में कहा। तो सनाका छा गया। मुझे भी पहली बार मालूम हुआ कि वो ज्यू थी। वो बाहर निकल गई, मैं भी। पर कहानी का असल आयाम कुछ और था। जैसा मैंने कहा, सब लेखकों के साथ एक साथिन थी। मोनिका की साथिन का नाम भी मोनिका था। वे दोनों काफी अंतरंग दोस्त बन गई थी। पता नहीं आपस में क्या बतियाती रहती थी। मैं खुद को सरहद से बाहर मंडराते पाती तो रश्क होता। आखिर मोनिका मेरी दोस्त पहले थी। खैर, जर्मन रिवायत के मुताबिक आखिरी शाम समापन से पहले सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित होना था। ये वे दिन थे जब सैटेनिक वर्सेस लिखने को मुद्दा बना। ईरान की खुमैनी ने सलमान रुश्दी के खिलाफ फतवा जारी किया हुआ था, जिसमें हर सच्चे मुसलमान को उन्हें मौत की घाट उतारने का फरमान था। पूरी दुनिया डर डर कर थू थू कर रही थी। सलमान रुश्दी सख्त निगरानी में गोपनीय जगह पर थे, पर उनके अनुवादकों या प्रकाशकों को वैसी पहरेदारी मुहैया न थी। कुछ दिन पहले जर्मनी से बाहर एक अनुवादक की हत्या हो गई थी।
समापन सत्र में पहुंचे तो सर्वसम्मति से पारित होने के लिए प्रस्ताव पेश किया गया। सलमान रश्दी और उनके सभी प्रकाशकों और अनुवादकों से हमदर्दी जताते हुए ईरान की खुमैनी की निंदा की गई थी। उन्हें चेतावनी दी गई थी कि फतवा वापस न लिया गया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। सुनकर मेरे होश फाख्ता हो गए। क्या कोई अक्ल या इंसानियत का इतना दुश्मन हो सकता था कि ये ना जाने कि ईरान से आए अदीब महमूद दौलताबादी के वहां मौजूद होने का मतलब था सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव को उनका समर्थन। एक दिन पहले ही जर्मन में अनुदित उनकी रचनाओं पर सत्र हुआ था। आज आयोजक ही नहीं, भागीदार अदीब और शायर भी इंसानियत और अक्ल के दुश्मन नजर आ रहे थे, क्योंकि सब गर्दन हिलाकर खुश हो रहे थे। जब प्रस्ताव पढ़ा जा रहा था, मैं तभी सभागार में लगे माइक के पास पहुंच ली। प्रस्ताव पढ़कर जैसे ही सभापति ने ऐलान किया, सबकी सहमति है ना, हाथ उठाएं या हाँ कहें। मैं खड़ी हो गई और जोर से चिल्लाकर माइक पर कहा, नहीं, मैं सहमत नहीं हूं। ऐसी घनघोर चुप्पी के पहले कभी ना सुनी थी। क्यों? समझा कर बतलाइए। गुस्से के मारे मेरी नसें तड़प रही थीं, पर मैंने संयत और कठोर स्वर में कहा, आप अच्छी तरह जानते हैं ईरान के अदीब महबूब दौलताबादी यहाँ मौजूद हैं। सर्वसम्मति से पारित होने का मतलब होगा उस प्रस्ताव को उनका समर्थन है। तब ईरान वापस जाने पर उनका क्या हश्र होगा, आप नहीं जानते क्या? इसमें समझाने को क्या है? आप अकेले इसका विरोध नहीं कर सकती। बिल्कुल कर सकती हूँ, कर रही हूँ। आप हम पर जबरन सर्वसम्मति नहीं थोप सकते। जो मैं कह रही हूँ अनेक भाषाओं में रिकॉर्ड हो रहा है। आप मुझे जान से मार भी दें, तब भी मेरी असहमति लोगों तक पहुंच गई होगी। मैं जानबूझकर अति नाटकीय हो गई। तभी बगल से आवाज आई, मैं मोनिका मंसूर मृदुला गर्ग की असहमति का अनुमोदन करती हूँ। मैं सोच रही थी अब तक चुप क्यों थी। बाद में उसने कहा, मैंने सोचा तुम्हें एकल विरोध का आनंद लेने दूं। जानती थी बिना सर्वसम्मति जर्मन प्रस्ताव पास नहीं करते। कुछ आवाजें आई भी, इनके डिसेंट के साथ भी प्रस्ताव पास किया जा सकता है। सभापति ने डपट कर कहा, नहीं, हमारे प्रस्ताव हमेशा सर्वसम्मति से पास किए जाते। फिर मुझसे पूछा, आपका ये अंतिम निर्णय है? जी, मेरी असहमति है और रहेगी, मैंने कहा। तब हम इस सम्मेलन के बाद कोई प्रस्ताव पारित नहीं कर सकते। कोई और प्रस्ताव ड्राफ्ट कर लीजिए, किसी ने तंज के साथ कहा। ये कि हम फैसला करते हैं कि यहाँ बुलाकर लेखकों का अपमान करेंगे, यकीनन सर्वसम्मति से पारित हो जाएगा। मोनिका के सिवा कौन हो सकता था? मैं घोषणा करता हूं, इस बार हम कोई प्रस्ताव पारित नहीं कर रहे। सभा खारिज। सम्मेलन समाप्त हो गया। थकान से चूर मैं कुर्सी पर ढह गई। लंबी चौड़ी जर्मन औरतें मेरे पास आईं और बोली, बधाई, आप बहुत साहसी हैं। इसमें साहस की क्या बात है? आपके ख्याल से वो मुझे मार सकते थे? नहीं नहीं, पर इतने मर्दों के खिलाफ एक औरत अकेली बोले, कभी नहीं हुआ। कौन मर्द? मुझे तो यहाँ महमूद दौलताबादी के सिवा कोई मर्द दिखा नहीं। चलो कॉफी पिए, मोनिका ने कहा और हम चल दिए। मैं और मोनिका अपने पसंदीदा कैफे में पसरे कॉफी पी रहे थे। तभी दौलताबादी वहां आए। आते रहते थे, हमसे वाजिब दूरी बना मेज पर बैठते थे। आज उधर जाने के बजाय हमारी मेज पर आ गए। शर्मीली मुस्कुराहट के साथ अंग्रेजी में पूछा, यहाँ बैठ सकता हूँ? जरूर, सतर हो बैठते हुए मैंने कहा। वे बैठ गए। हमने एक और कॉफी का ऑर्डर दे दिया। कॉफी आने से पहले उन्होंने पूछा, आप दोनों के साथ तस्वीर खिंचवा सकता हूँ? जरूर, हम दोनों ने काफी अचरज के साथ कहा। उन्होंने साथ आए युवक को इशारा किया और उसने चित्र उतार लिया। कॉफी आ गई। प्यालों हुक से लगा। उन्होंने धीमे से कहा, शुक्रिया। सिर्फ हमने सुना, पर तस्वीर खींचते सबने देखा। तस्वीर अब भी मेरे पास है। तब नहीं जानती थी, अब जानती हूँ। दौलताबादी ईरान के अदीबों में सबसे ऊंचे पायदान पर हैं। लोग सवाल करते हैं तो ये कि उन्हें अब तक नोबेल क्यों नहीं मिला। फिर भी उनका एक उपन्यास द कर्नल दुनिया की कई जुबानों में अनुदित होकर छपने के बावजूद उनकी अपनी जुबान
फारसी में नहीं छपा है। जब लिखा गया था तो ईरान में जिक्र तक न हुआ था। उतना निर्मम सच सत्ता बर्दाश्त नहीं करती, और शायद लोग भी नहीं। पर आज जब उनकी इतनी इज्जत है, तब भी मजहब के कठमुल्लापन के तहत जो दरिंदगी हुई थी, उसका बयान ईरान नहीं छाप पाया है। कभी मैं उनके काम आ पाई थी, मुझे उसका फक्र है। कैफे में उनसे मिलना, बातचीत करना, साथ तस्वीर खिंचवाना जिंदगी के अहम लम्हे थे। यहाँ तक बहुत पढ़ूं बढ़िया। कि वो 2 मोनिकाओं के बारे में भी पढ़ दूं? आप चाहें तो पढ़ सकती हैं, अगर ज़्यादा लंबा ना हो तो। छोटा सा है वो, आपको बहुत बहुत जी, हौलनाक है जी, वो। जी। बाहर निकले तो मोनिका ने कहा, घंटे भर में साथ डिनर ले लें, फिर उड़ान के लिए निकलना होगा। मैंने पूछा, मोनिका हौज नहीं आ रही? वो अपने भीतर डूब गई, देर तक चुप रही। उसके बारे में जानना चाहती हो? अतल गहराई से सवाल आया। अब बतला सकती हूँ कि क्योंकि तुम उससे अब कभी नहीं मिलोगी। मुझे उसने पहले दिन ही बतला दिया था। याद रखिए, मोनिका मंसूर ज्यू थी, ये मोनिका हौज हैं। मोनिका हौज ने पहले दिन ही बतला दिया था, उसके पिता नाज़ी अफसर थे। दूसरों का हुक्म बजा लाने वाले नहीं, काफी ऊंचे पद पर। यह ऐसा राज था जिसकी उनके परिवार को में कोई कल्पना नहीं कर सकता था। जब उन पर युद्ध अपराधी की तरह मुकदमा चला, तब उनके असली नाम और काम का राज खुला। तब तक उन्हें कैंसर हो चुका था। मोनिका के बड़े जवान भाई ने सुनते ही खुदकुशी कर ली। माँ ने तलाक ले लिया। उनकी संगीन हालत और उम्र को देखते हुए उन्हें जेल से बरी कर दिया गया। अब मोनिका का फैसला लेना था, उन्हें मरने के लिए अकेला छोड़ दे या मौत होने तक उनकी देखभाल करे। उसने दूसरा रास्ता चुना, पर वे कई बरसों से जीते जा रहे थे और मोनिका उनके साथ थी। मुझे उसे साथिन और सहेली की तरह कबूल करने में खुद से काफ़ी लंबी लड़ाई करनी पड़ी। उस दिन जब हम कंसंट्रेशन कैंप गए तो उसे साथ आने के लिए मना कर दिया था। पर पता नहीं क्यों मैं उससे नाराज़ नहीं रह पाई, बल्कि उसकी इज्जत करने लगी। तुम्हें बतला रही हूँ क्योंकि मैंने उसे बाहों में भर लिया और देर तक हम चुप बैठे रहे। खुदा की मार, हम फिर कभी न मिले। बहुत सुंदर। मैं वहीं पहुंच गया जहां आपका अंश ले जाता है, और मेरे ख्याल एक बिंदु के बाद में वो अलग-अलग सच्चाइयाँ कहाँ पे आके मिलती हैं, उसमें आप तब भी शायद एक अकेली आवाज़ के साथ खड़ी थीं, आज भी एक अकेली आवाज़ के साथ खड़ी हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो अकेली आवाज़ किस तरफ है या कौन से वैचारिक पाले में है। मैं 2 चीज़ें याद कर रहा था, एक तो ईरान के फ़िल्म मेकर ज़फ़र पनाही, जो काफ़ी लंबे समय से इसी तरह की अपराध में नज़रबंद हैं और वहाँ से यूरोप के अंदर उनका बड़ा नाम है, लेकिन वो अपने देश में देखे नहीं जा सकते, फ़िल्में बनाने पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। दूसरा मुझे याद आया जब आपने कहा कि कोई और मर्द तो दिखा नहीं, मीरा का भी एक किस्सा है जिसमें मीरा को वो एक संत है जो कहते हैं कि मैं स्त्रियों से नहीं मिलता, और मीरा उनको लिखकर भिजवाती हैं, जो मेरे ख्याल से शायद 84 वैष्णवन की वार्ता में आया है कि मुझे तो लगता था कि यहाँ पे एक कृष्ण ही ही जी, मर्द हैं। पुरुष हैं, बाकी सब स्त्रियाँ हैं। आज पता चला कि कोई दूसरा मर्द भी है। तो स्त्री का संघर्ष और वो बराबरी की लड़ाई, मुझे लगता है वो 500 साल पहले जो थी, वो आज भी उसी तरह से बनी हुई है, और वो सारे संघर्ष मिल जाते हैं। केवल स्त्री का संघर्ष क्यों है? वो सत्ता के खिलाफ संघर्ष भी है, वो अकेले पड़ जाने का संघर्ष भी है, वो आइडेंटिटीज़, इतनी तरह की आइडेंटिटीज़ हैं, वो जाति है, वो धर्म है, वो राष्ट्रीयता है, वो जेंडर है, वो आपकी तमाम तरह की पहचानें हैं। हम कहीं पे बहुसंख्यक हैं, कहीं पे अल्पसंख्यक हैं। और मुझे लगता है नहीं, साहित्य मिहिर, शायद आज तो खैर मुझे लगता है कि हमारे यहाँ जाति भेद तो शाश्वत सनातन हमेशा से रहा है, और स्त्री भी एक जाति है मात्र उन सब में, और शायद उतनी शोषित नहीं है जितनी वो अन्य जाते हैं। और मैं मानती हूँ, हमेशा से मानती रही हूँ, और अब और मानने लगी हूँ कि जिस देश में जाति भेद हो,
और चलता चला जाए, वहाँ कभी लोकतंत्र नहीं हो सकता। हम्म। और ये बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। आजकल जी। की जो ख़ास बात है, वो ये है कि हमारे यहाँ उसी तरह नफ़रत फैलाई जा रही है, जैसे 1939 में जर्मनी में फैलाई गई थी। जी, जी। क्या हुआ था जर्मनी में? पहले आपको होमोसेक्सुअल से नफ़रत सिखलाई गई, फिर जिप्सियों से नफ़रत सिखलाई गई, फिर कलाकारों से नफ़रत सिखलाई गई, अभिनेताओं से नफ़रत सिखलाई गई। मूल मुद्दा क्या था? यहूदियों से नफ़रत करना। इस कदर नफ़रत करना कि उनको इंसानी ना माना जाए, उनको जी। नेस्तनाबूद कर दिया जाए और उनको ख़त्म करके जो ये आर्य थे, जो अपने को आर्य कहते थे, जो सुपर रेस थे, उनके लिए असली जगह श्रेष्ठ। है। जी। उन्हें जगह चाहिए थी, अपने बसने के लिए जगह चाहिए थी, उन्हें जगह कम पड़ रही थी। बहुत लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान तो इतना बड़ा देश है, यहाँ इतनी जगह है, यहाँ ये नहीं हो सकता, मगर यहाँ इतनी आबादी भी तो है। आप उस आबादी में से कुछ को ख़त्म कर दें, तो बाकियों के पास रहने के लिए ज़्यादा जगह होगी। हमारे यहाँ ये तो हो ही चुका है कि 90% लोगों के पास जो भी था, वो अब 1% लोगों के पास पहुँच चुका है। और अब जी। हम उस हाल में हैं, जहाँ हम सरकार के प्रति कृतज्ञ हैं कि वो हमें राशन दे रही। रोज़गार नहीं है, कोई बात नहीं। और कोविड में मेरे अभिव्यक्ति ख्याल की से स्वतंत्रता नहीं है, तेजी से। कोई बात नहीं। किसी किस्म की आज़ादी नहीं है, कोई बात नहीं। खाने को तो मिल रहा है और नमक भी मिल रहा है और सब पर राज प्रमुख की तस्वीर भी रहती है। लोकतंत्र हम वहीं तक जिसका सीमित नमक हो गया है। उसी की नमक हलाली करते हैं। तो अब वो इतना सीमित हो गया है कि आज आवाज़ उठाना एक बहुत ही छोटे माइनॉरिटी का काम हो गया, छोटी माइनॉरिटी का काम हो गया। और जातिवाद भी बढ़ रहा है, नस्लवाद भी बढ़ रहा है, धर्म के खिलाफ उन्माद भी बढ़ रहा है। ये सब कहाँ ले जा रहा है हमें? ये सब कहाँ ले जाता है हमें? ये हम देख चुके हैं। यही विभाजन के वक़्त भी हुआ था, नफ़रत फैलाई गई थी और फिर वो नफ़रत का अंत हिंसा में हुआ। ये 1984 में भी हुआ था, नफ़रत फैलाई गई थी और सिखों का नरसंहार हुआ था। तो उन्हीं लोगों ने किया जो उनके दोस्त थे। तो वो जब नफ़रत एक ऐसी चीज़ है कि वो मोहब्बत से कहीं ज़्यादा उसमें दम होता है। मोहब्बत आनी-जानी घेर चीज़ है। नफ़रत घेर लेती है आपको। और ईर्ष्या, ये 2 चीज़ें बहुत मुश्किल से जाती हैं, वो सदा रहती हैं। मोहब्बत यदा-कदा होती है, प्रेम यदा-कदा होता है, ईर्ष्या और नफ़रत सदा रहती है। तो इस नफ़रत को न होने फैलने देने का काम हम लोगों का है, अदीबों का है, पत्रकारों का है और आम जनता का भी है। मगर आम जनता को तो आपने इतना बेबस कर दिया है, मीडिया को आपने बेबस कर दिया है, कार्टूनिस्ट को आपने बेबस कर दिया है। आप कार्टून नहीं बनाने देते, आप हँसने नहीं देते लोगों को। तो मगर यही वो समय है जब हमारी, जिसको हम क्रिएटिविटी कहते हैं, रचनात्मकता कहते हैं, जिसको हम अपने लेखन करने की क्षमता कहते हैं, या हम जिसे प्रकाया प्रवेश करने की महारत कहते हैं, उसका हम इस्तेमाल करें। और सिर्फ कहानियाँ लिख कर नहीं, हम बोलें। सबसे ज़्यादा पाबंदी तो बोलने पर है। और कहानी में संवाद लिख लिया मैंने तो क्या हुआ? कुछ मतलब नहीं बचा उसका। मैं संवाद जनता से कर सकूँ, तब उसका मतलब बनता है। अब वही मेरा सपना है कि मुझे इतने उम्र तो थोड़ी-सी और बख्श ए खुदा कि मैं कुछ संवाद कर सकूँ। निर्मला जी, मेरे ख्याल ऐसा लगता है कि निराशाजनक नोट है, पर आपने जो बात कही है मैं उसमें बहुत ज़्यादा आशा देख रहा हूँ और हम इन उम्मीदों पे खरा उतर पाएँ, जो आप उम्मीदें अपने आगे आने वाली पीढ़ी से कर रही हैं। मैं उम्मीद ही कर सकता हूँ, अभी तो मेरे ख्याल से इसके अलावा हमारे पास कुछ है नहीं। वो भी आपने ठीक कहा, वो टूट रही है धीरे-धीरे, लेकिन हम बोल पाएँ और उस जगह को बचा पाएँ जहाँ पे हम एक-दूसरे की बात सुन पाएँ।
मेरे ख्याल से यही इस समय की सबसे बड़ी लड़ाई है। एक लेखक से ज़्यादा एक नागरिक होने की लड़ाई है। आपने ठीक कहा। नागरिक होने की लड़ाई है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम स्त्रियाँ और पुरुषों से लड़ना छोड़ दें। जी। वो बहुत छोटी लड़ाई है, उसको छोड़ हाँ, दें और एकजुट हाँ, होकर देश के लिए लड़ें। जी, ये देश है, देश, मैं राष्ट्र की बात नहीं करती हूँ, देश की बात करती हूँ। देश क्या होता है? देश एक भूगोल होता है, एक इतिहास होता है उसका, और एक संस्कृति होती है। संस्कृति को हम बदल सकते हैं, भूगोल भी हम वहाँ से कहीं और चले जा सकते हैं, इतिहास को हम नहीं बदल सकते। जी, इतिहास वही रहता है, हम सिर्फ भविष्य को बना सकते हैं। उस इतिहास से हम सिर्फ शिक्षा ले सकते हैं और भविष्य को गढ़ने की कोशिश कर सकते हैं, सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, मगर कोशिश करना भी बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल। हम इतिहास से हथियार ढूँढने के बजाय इतिहास में हुई गलतियों को से सबक ले पाएँ, मुझे लगता है यही सबसे बड़ी चीज़ है जो आज देखनी चाहिए। हम मैं इतिहास को पढ़ पाएँ, वही बहुत बड़ी बात है। वही बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल। आपको पता है ना, आजकल अमेरिका की कई यूनिवर्सिटीज़ में इतिहास पढ़ाना बंद कर दिया है। मतलब इतिहास वहाँ विषय ही नहीं है। और वहाँ हुआ है तो मुझे बहुत, कल मैंने चॉम्स्की को सुना तब ये बात मुझे पता लगी। जी। उसके बाद से मुझे बहुत ही भय हो रहा है कि यही कुछ हमारे यहाँ भी होने वाला है। हाँ, एक इतिहासहीन समाज या इतिहासहीन समाज, नायकहीन समाज, उद्देश्यहीन समाज, लक्ष्यहीन समाज, जिस समाज की कोई उसूल नहीं है, जिस समाज को किसी बात पर शर्म नहीं आती, ऐसा समाज न बनने दें हम, कौल भरें एक दूसरे से। मिथिला जी, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ज़रूरी बातें कही और मुझे लगता है शायद कुछ लोग इन बातों को सुन के कुछ चीज़ें सोचेंगे, बदलेंगे तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन सोचने पे भी मजबूर करें ये बातें, तो मेरे ख्याल से बड़ी चीज़ होगी। नई धारा परिवार की ओर से मैं आपका बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा और मैं अपने आप को बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूँ कि आपने मुझे मौका दिया है बातचीत के लिए और मैं बहुत समृद्ध महसूस कर शुक्रिया रहा हूँ। मेरे, हम सब आपने बहुत अच्छे मुझे उकसाया, बहुत सवाल ऐसे जी, पूछे जी। कि मैं तो जवाब देने पर मैं बाध्य हुई। जी, तो बहुत शुक्रिया आपका और मैं आप सब दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आप सब हमारे साथ में जुड़े रहे पिछले 1 घंटे से और इस बहुत ही वैचारिक रूप से समृद्ध बातचीत का हिस्सा बने और मुझे लगता है जैसे मैं इस बातचीत से समृद्ध हुआ हूँ, आप सब भी इस बातचीत से समृद्ध हुए होंगे। मैं आप सभी लोगों को आमंत्रित भी करता हूँ हमारी अगले हफ्ते की बातचीत के लिए आने वाले रविवार 14 मई को हमारे सूत्रधार अमिताभ श्रीवास्तव जानी मानी रंगकर्मी अदाकारा इला अरुण जी से बातचीत करने वाले हैं। तो वही शाम को 7 बजे आप सभी लोग नई धारा के चैनल से जुड़ें और इस बातचीत को सुन के अपने आप को समृद्ध बनाएं। नमस्कार।